हेलो गाइस। अगर ये न्यू सीरीज आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को हाइप कर देना। और ज्यादा तू मैं नहीं करूंगा। और अगर नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो 750 लाइक्स और 140 कमेंट्स कर देना बस। मेरे इन छपरी और बहुत अमीर असली माँ बाप के मुझे वापस घर लाने के बाद मैंने अपने लिए एक एकदम भौकाल और शानदार मौत प्लान करने की जी तोड़ कोशिश की थी, ताकि मेरा गेम लेजेंड तरीके से खत्म हो। जब भी मुझे गलत समझा गया मैंने किसी साले को सफाई नहीं दी, बस अपना काम चुपचाप करता रहा। जब भी मुझ पर झूठे इल्जाम लगे तो मैंने आगे बढ़कर सबका सारा रायता अपने सिर ले लिया, क्योंकि मेरे अंदर बैठे उस सिस्टम ने मुझे सिर्फ एक ही बात साफ साफ बताई थी कि जब तक मैं वो तबाही वाला माइलस्टोन हासिल नहीं कर लेता जहां हर कोई मेरे खिलाफ हो जाए और 10,000 लोग मुझे गालियां देकर मरने की बद्दुआएं ना देने लग जाएं, तब तक मुझे वो खरबों डॉलर का इनाम नहीं मिलेगा और फिर मुझे उस असली दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। और वैसे भी ऊपर वाला मेहनत करने वाले लौंडों का कभी कबाड़ा नहीं करता। आखिरकार मेरी इस खतरनाक मेहनत का फल मुझे मिल ही गया। मैं उस मौत वाले चबूतरे पर पूरे भौकाल के साथ खड़ा था जहां अब मेरा गेम बजने वाला था। मैं सबके सामने सरेआम मरने के लिए एकदम तैयार था। जैसे ही मैंने वहां एपिक एंट्री मारी तो नीचे खड़ी पूरी पब्लिक की गालियों और चिल्लाने की आवाज से मेरे कान फट गए। कुछ नल्ले लोगों ने मेरे खिलाफ एक साथ नारे लगाने का तगड़ा सिस्टम सेट कर रखा था और वो चिल्ला रहे थे कि आर्थर एकदम बेशर्म क्लाउन है। उनकी फाड़ देने वाली चीखें सुनकर भी मुझे डर नहीं लगा, बल्कि मुझे ऐसा कड़क फील हो रहा था जैसे कोई बॉस अपनी पूरी आर्मी चेक करने के लिए आया हो। मैंने उस पागल भीड़ को देखकर बहुत आराम से सिर हिलाया और मन ही मन बोला, चिल्लाते रहो लुक्खो, तुम लोग जितनी जोर से मुझे गालियां दोगे मुझे उतनी ही ज्यादा खुशी मिलेगी और पूरा मजा आएगा। मुझे पहले ही वो खरबों डॉलर पंख लगाकर सीधे मेरी जेबों में उड़ते हुए आते साफ दिखाई दे रहे थे। पर जैसे ही मैं अपने उस अमीर होने के हसीन सपने में खोया था तभी मेरे कान में एक औरत की एकदम ठंडी और रूखी आवाज गूंजी कि बस अब तुम्हें मारने का ये मौत वाला खेल कुछ ही देर में चालू होने वाला है। दो पुलिस वालों ने मुझे दोनों तरफ से पकड़कर घुटनों के बल जमीन पर धकेल दिया और तभी मुझे अपनी गर्दन के पीछे कुछ बहुत ही ज्यादा ठंडा और सख्त सा महसूस हुआ। वो शायद मौत के घाट उतारने वाली बंदूक की नली थी। मैंने स्माइल दी, आंखें बंद की और उस असली दुनिया में वापस जाने वाले शानदार पल का शांति से इंतजार करने लगा, ताकि वहां जाकर मैं अपनी वो पूरी बेहिसाब पैसे वाली जिंदगी फुलटू धमाल के साथ जी सकूं। पर ठीक उसी जादुई और बेहतरीन पल में स्पीकर्स पर एकदम से एक बहुत ही ज्यादा तेज और भारी आवाज गूंजी, रुको, अभी एकदम नई और खतरनाक टेक्नोलॉजी वाला मेमोरी एक्सट्रैक्टर 9000 नाम का तगड़ा डिवाइस बनाया गया है जो लोगों के दिमाग से उनकी सारी पुरानी यादें निकालकर बाहर स्क्रीन पर दिखा सकता है। और हमारी सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है कि हम अपने इस नए जुगाड़ का सबसे पहला और धांसू टेस्ट आर्थर स्टर्लिंग के दिमाग पर ही करने वाले हैं। हम इसे मारने से पहले इसी वक्त सबके सामने इसकी सारी यादें निकालकर इसकी पूरी जिंदगी का तमाशा लाइव दिखाएंगे और इसका सारा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। ये सुनते ही पूरी भीड़ एकदम पागलों की तरह खुशी से झूम उठी, लेकिन उसी एक पल में मेरी तो हवा टाइट हो गई कि अगर मेरी यादें सबके सामने आ गईं तो फिर मेरा क्या होगा। मैं अपना वो खतरनाक विलन वाला कैरेक्टर कैसे पूरा करूंगा? क्या मेरी विलन बनने की पूरे 10 साल की दिन रात की खुखार मेहनत एकदम से बर्बाद हो जाएगी? क्या मेरा खरबों डॉलर का इनाम हवा में गायब हो जाएगा? नहीं, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं अपनी जगह से उछल पड़ा और पागलों की तरह जोर से चिल्लाया, यह तो मेरी प्राइवेट लाइफ में घुसने वाला बहुत ही घटिया काम है। तभी एक पुलिस वाली ने बिना लोड लिए एकदम शांति से एक कागज मेरे चेहरे के सामने कर दिया और बोली, ये बॉडी डोनेट करने वाला वही फॉर्म है जिस पर तुमने खुद अपने हाथों से साइन किए थे और अपनी मर्जी से अपना शरीर साइंस वालों को दिया था, ताकि वो लोग इस देश के लिए तुम्हारी बॉडी पर रिसर्च कर सकें। तुम चाहो तो अपने साइन दोबारा चेक कर लो। उस कागज को घूरते हुए मेरे तो तोते उड़ गए थे। मैं शुरू से ही अपने देश से बहुत प्यार करने वाला एक ओजी बंदा था और मैंने सोचा था कि मरने से पहले अपने देश के लिए एक आखिरी अच्छा काम करके चला जाऊंगा। जब मैंने साइन किए मुझे लगा कि मैं मरने के बाद बॉडी दे रहा हूं, लेकिन मुझे क्या पता था छोटे अक्षरों में जिंदा रहते ही मेरा कटने वाला है। मैं सांस लेते हुए ही अपना शरीर दान कर रहा हूं। मेरी तो खटिया खड़ी हो गई थी, क्योंकि मेरे मरने का लाइव तमाशा दुनिया के सारे ही नेटवर्क्स पर चल रहा था। इसका सीधा सा मतलब यही था कि अगर उन्होंने मेरी यादें निकाल ली तो मेरी जिंदगी के वो सारे छिपे राज और कांड इस पूरी दुनिया के सामने लाइव टीवी पर आ जाएंगे। अब मैं क्या करूं? खुद को मार लेना तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था, क्योंकि मेरे सिस्टम ने मुझे एकदम टाइट वार्निंग ही दे रखी थी कि अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरा गेम ओवर हो जाएगा। खुद को मारने का मतलब था मिशन फेल, और अगर मैंने वो किया तो मैं सच में हमेशा के लिए मर जाऊंगा। सिस्टम में अंदर अंदर पागलों की तरह चीखने लगा था। एकदम बेबसी और खौफ में मैंने उसे आवाज दी। बहुत देर के भयंकर सन्नाटे के बाद उस सिस्टम की एक अजीब सी आवाज मेरे दिमाग में गूंजी और वो मुझे जवाब देने लगा। मुझे ऐसे आवाज लगाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि मुझे खुद भी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा कि अब क्या रायता फैला है। उस ढक्कन सिस्टम का ऐसा बेकार जवाब सुनकर मेरी पूरी उम्मीद ही टूट गई। मैं पूरी तरह से हार मान चुका था। ऊपर वीआईपी स्टैंड्स में बैठे लोग मेरी डरी हुई हालत देखकर मजे ले रहे थे और मुझ पर ठंडी घटिया स्माइल पास कर रहे थे। कभी नहीं सोचा था इस खूंखार राक्षस को शर्म नाम की चीज पता होगी। मुझे लगा था इस फट्टू के पास दिल ही नहीं है। स्पैरो नाम के एक नल्ले ने तंज कसते हुए कहा, अगले जन्म में बचकर रहना और ऐसे नीच घटिया काम भूल कर भी मत करना। एक दूसरे चिरकुट ने भी मेरा मजाक उड़ाया। मेरी अपनी सगी बड़ी बहन विवियन स्टर्लिंग ने भी नफरत से अपना मुंह ऐसे बना लिया था जैसे उसे मुझसे गंदी घिन आ रही हो। लाइव स्ट्रीम चैट में पब्लिक एकदम भसड़ मचा रही थी। सब लिख रहे थे, ये इसी लायक है, इसने इतने सारे गंदे दो कौड़ी के काम किए हैं, अब जाकर इसे सरेआम बेइज्जत होने का स्वाद मिलेगा। मैं शर्त लगाता हूं इस लुखे के पास और भी कई काले राज होंगे जिनके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं है। पॉपकॉर्न खाते हुए ये स्ट्रीम देखने में एकदम कतई जहर वाला मजा आ रहा है।
देखते हैं कि ये मेरे आइडल के साथ झूठे प्यार का नाटक करने की क्या सफाई देता है, या इसने हमारे सीधे साधे डेविड को कैसे फंसाया। सच में बुरे कर्मों का फल यही मिलता है। इस अनाउंसमेंट के बाद तो उस स्ट्रीम पर एक अलग ही तबाही मच गई थी। देखने वालों की भीड़ 10 मिलियन से उछलकर सीधा 30 मिलियन के पार पहुंच गई। मैं वहां पुतले की तरह एकदम सुन्न और जमा हुआ खड़ा था, जब तक कि किसी ने मुझे एक कुर्सी से नहीं बांध दिया। उन लोगों ने मुझे मोटी और मजबूत बेल्टों से कसकर बांध दिया था और सिर पर एक चमकता हुआ लोहे का भारी सा हेलमेट बहुत जोर से ठोककर पहना दिया था। उसे पहनते ही अचानक एक हल्का सा बिजली का झटका सिर के अंदर दौड़ गया, जिससे मेरा पूरा शरीर बिना मेरी मर्जी के बुरी तरह कांपने और फड़कने लगा था। और फिर उस सामने लगी बहुत बड़ी वाली स्क्रीन पर एक धुंधली सी फोटो दिखने लगी। वो मेरी इस अजीब सी दुनिया में आने वाले उस सबसे पहले दिन की एक पुरानी याद थी। उस वक्त मेरी उम्र सिर्फ 15 साल की थी। मैं एक असली ओजी और घर का वो असली वारिस था जिसे वो बहुत ही अमीर स्टर्लिंग परिवार वाले अभी अभी गांव से वापस लेकर आए थे। उनका वो नकली और फर्जी बेटा डेविड स्टर्लिंग था, जो असल में इस घर में काम करने वाली पुरानी नौकरानी का सगा खून था, जिसे इन्होंने अपना बेटा बना रखा था। अपने खुद के बेटे को मजे वाली लग्जरी जिंदगी देने के लिए उस चालाक नौकरानी ने छुपके से हम बच्चों को बदल दिया था और डेविड को हवेली में रखकर मुझे बाहर फेंक दिया था, ताकि मैं गाँव में लावारिसों की तरह धक्के खाकर जिंदगी काटूं। लेकिन जब इतने सालों बाद इस बड़े सच का पर्दाफाश हुआ तो स्टर्लिंग परिवार ने क्या किया। उन्होंने उस नौकरानी को कोई सजा नहीं दी, बल्कि डेविड जैसे एक बहुत ही शानदार और अच्छे लड़के को पालने के लिए उसका बहुत शुक्रिया अदा किया और उसे अपने घर का एक अहम हिस्सा मान लिया था। और इनाम के तौर पर उसे $10 मिलियन का एक बहुत ही मोटा सा चेक पकड़ा दिया था। सिस्टम ने मुझे सबसे पहला मिशन यही दिया था कि मैं उस डेविड को सीढ़ियों से नीचे धक्का मार दूं। स्टर्लिंग परिवार की हवेली सच में बहुत ज्यादा बड़ी थी और जब से मैं वहां आया था तब से मेरी डेविड के साथ एक बार भी मुलाकात नहीं हुई थी। अपनी मिशन को पूरा करने के लिए मैं पिछले आधे घंटे से बड़ी सीढ़ियों के पास बिना काम के इधर उधर मटर गश्ती कर रहा था और बोर हो गया था। तो ये वो दिन था जब आर्थर ने डेविड को धक्का दिया था सीढ़ियों से नीचे। विविन ने स्टैंड से धीरे से बड़बड़ाते हुए ये बात कही थी और वो मुझे गुस्से में लगातार घूर रही थी। कुर्सी से बंधे हुए मुझे देखते हुए उसकी आंखों में नफरत साफ झलक रही थी। ये लड़का तो सच में अलग ही मिट्टी का बना है। भले ही डेविड इसका अपना असली भाई नहीं है, फिर भी वो उसके साथ मिलजुल कर क्यों नहीं रह सकता। मिसेज स्टर्लिंग ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह बचपन से पैदाइशी शैतान है। मैंने ऐसे नीच और घटिया बच्चे को जन्म ही कैसे दिया। वो स्टर्लिंग एकदम ठंडी आवाज में चिल्लाया। ये जानना नामुमकिन है, लेकिन ठीक उसी वक्त उस बड़ी स्क्रीन पर चल रहा वो तमाशा एकदम से बदल गया। 15 साल वाले मेरे उस पुराने रूप के ठीक पीछे से अचानक एक आवाज आई, तो तुम ही आर्थर हो। स्क्रीन पर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक गोरा लड़का मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। उसकी आंखों में बहुत घमंड था। ये पक्का इस कहानी का मेन हीरो डेविड था और उस नल्ले की नजर मुझे सच में बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही थी। मैं बस अपने दिमाग में शांति से यही सोच रहा था कि बिना कोई भी असली चोट पहुंचाए इस ढक्कन को इन सीढ़ियों से नीचे की तरफ एकदम आराम से कैसे धक्का दे दूं। तभी डेविड ने अपनी बकवास फिर से शुरू की। वो बोला, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं। भले ही तुम उनके सगे बेटे हो, लेकिन तुम एकदम कचरे में और बहुत ही ज्यादा गरीबी में पले बड़े हो। मम्मी, पापा और विवियन, तुम जैसे गांव के गवारों और चवन्नी छाप छपरियों से दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। वो लोग तुम्हें अपनी जिंदगी में कभी भी जरा सा पसंद नहीं करेंगे। कल ही उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर तुम लौट भी आए तो भी मैं ही उनका सबसे खास बेटा रहूंगा। इस बड़े से घर में तुम्हें अपनी औकात में रहना बहुत ही अच्छे से सीख लेना चाहिए और हमेशा अपना सिर नीचे झुकाकर रखना। ये सारी बकवास करते हुए डेविड धीरे से मेरे पीछे चला गया और मजे से उन सीढ़ियों की रेलिंग के सहारे टिक कर खड़ा हो गया। मैंने एक भी शब्द नहीं कहा और उसकी दी गई उस भारी जानकारी को चुपचाप अपने दिमाग में प्रोसेस करने लगा। तभी सिस्टम चाहता था कि मैं इस पूरी कहानी की एकदम वाट लगा दूं। इस मेन हीरो के संस्कार और इसकी सारी इंसानियत तो पहले से ही प्रशांत महासागर में एकदम बुरी तरह से डूबकर पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। मुझे इस तरह एकदम सुन पड़े हुए देखकर उसने सोचा कि मेरी हवा टाइट हो गई है। वो कमीनों की तरह हंसा और बोला, अपने घुटनों पर बैठ जा और मेरे लिए कुत्तों की तरह भौंक। मुझे अपने घुटनों पर बैठने और कुत्तों की तरह भौंकने के लिए बोल रहा है। ये सारी भसड़ सुनने के बाद मैंने अपना मुंह खोला और बोला, अगर तेरा बाप तुझे अपनी असली ताकत नहीं दिखाएगा तो क्या तू सच में मुझे कोई कमजोर बिल्ली समझ लेगा। तुझे अपने बाप को कुत्तों की तरह भौंकने के लिए कहने की हिम्मत किसने दी। मेरी आवाज अपने आप ही बहुत तेज और खूंखार हो गई थी। तुझे सच में नहीं पता कि तेरे लिए क्या अच्छा है ना। वो मुझे बहुत ज्यादा नफरत और एकदम गुस्से भरी नजरों से घूरने लगा और फिर उसने बिना किसी बात के एकदम नौटंकी करते हुए बहुत ही ड्रामेटिक तरीके से खुद को सीढ़ियों से नीचे की तरफ फेंक दिया और गोल गोल लुढ़कने लगा था। उसके चेहरे पर बहुत ही खौफनाक डर का नाटक था। उस महंगे कालीन पर 2-3 बार बहुत खूबसूरती से गोल कलाबाजी खाने के बाद वो नीचे पहुंचा। वो फर्श पर रुक गया और अपनी उन आंसुओं से भरी आंखों से ऊपर देखकर बहुत ही ज्यादा रोते हुए बोला, बड़े भैया, मैं तो बस आपके साथ दोस्ती करना चाहता था। आपने मुझे इतनी जोर से इन सीढ़ियों से नीचे धक्का क्यों दिया। उस वक्त मेरा दिमाग सच में एकदम सुन्न पड़ गया था। व्हाट द हैक। या आखिर क्या बकवास और एकदम घटिया नौटंकी चल रही थी। ये तो एकदम कड़क वाली एक्टिंग है। ऑस्कर वालों को इस बच्चे को एक सोने की मूर्ति पक्का देनी चाहिए। तभी मेरे ठीक पीछे से किसी के तेजी से भागने की आवाज गूंजी। इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर कुछ भी समझ पाता, अचानक हवा में एक हाथ लहराया और तड़ाक से एक बहुत ही ज्यादा जोरदार थप्पड़ सीधा मेरे चेहरे पर आकर छप गया था। असली दुनिया में मार्शल आर्ट्स का एक पुराना चैंपियन होने के नाते मैं उस मामूली से थप्पड़ को बहुत ही आसानी से चकमा देकर बच सकता था, लेकिन डेविड की उस अचानक और हाई लेवल वाली ड्रामेबाज परफॉर्मेंस ने मुझे इतना सुन कर दिया था कि मेरा दिमाग एकदम से हैंग हो गया था। मैंने अपनी आंखों को थोड़ा साफ किया और देखा जिसने मुझे अभी मारा था
वो मेरी अपनी ही सगी बहन विवियन स्टर्लिंग थी, जो गुस्से में आग बबूला थी। विवियन चिल्लाई, तुम कितने नीच और खूंखार हो। डेविड तो बस तुम्हारे साथ अच्छे से रहना चाहता था और तुमने उसे बेरहमी से उन सीढ़ियों से धक्का दे दिया। अगर मेरे उस प्यारे भाई को खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। वो भड़कते हुए बहुत जोर से चिल्लाई और पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागी ताकि वो अपने उस लाडले डेविड की चोटों को चेक कर सके। ये सारा तमाशा लाइव चलते हुए देखकर उस वीआईपी जगह पर बैठा वो पूरा स्टर्लिंग परिवार एकदम से बेचैन हो गया था। मिसेस स्टर्लिंग का मुंह तो एकदम हैरानी से खुला का खुला ही रह गया था। वो बोली, ये आखिर ये सब कुछ कैसे हो सकता है? क्या सबने ये नहीं कहा था कि ऑर्थर ने ही उसे धक्का दिया था? तो फिर डेविड ने खुद को गिराकर उसे झूठा क्यों फंसाया? मिस्टर स्टर्लिंग की आंखें भी इस धोखे को देखकर फटी रह गईं। ये तो एकदम नामुमकिन है, बिल्कुल ही नामुमकिन है। पर इन सब में जिस इंसान के सबसे ज्यादा तोते उड़े हुए थे वो विवियन ही थी। उसकी नजरों में उसका वो भाई इस पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा प्यारा और एकदम ही मासूम सा फरिश्ता था। वो आखिर इतना ज्यादा घटिया और इतना नीच कांड भला कैसे कर सकता था? उसके लिए उस लड़के की छवि इतनी साफ थी कि वो पागलपन की हद तक अंधी थी। इसी वजह से उसने बिना सोचे उस पर इतना अंधा भरोसा कर लिया था और बिना एक पल भी लगाए अपने सगे भाई को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। बस एक बहुत ही छोटे से पल के लिए उसके उस पत्थर वाले दिल में थोड़ा सा पछतावा और दुख पैदा हुआ था। मैं इतनी अंधी कैसे हो सकती हूँ? मैंने ऑर्थर को थप्पड़ मारने से पहले उससे उस पूरे कांड का सच क्यों नहीं पूछा? लेकिन उसका वो पछतावा बहुत ही जल्दी छूमंतर हो गया। बाद में मैंने जो भयानक कांड किए थे उसके सामने वो थप्पड़ तो बस एक बहुत ही छोटे से प्यार भरे थपकी जैसा था। और वैसे भी वो हमेशा से एक बहुत ही अच्छा और प्यारा बच्चा रहा है। शायद मेरे वहां अचानक से पहुंचने की वजह से उसे उस वक्त के लिए एक पैनिक अटैक आ गया होगा और उसे मुझसे खतरा महसूस हुआ होगा। लाइव चैट में लोगों की एकदम खोपड़ी सटक चुकी थी। लोग बोले, रुको, क्या मेरी आंखें ठीक हैं? ऑर्थर ने तो उसे धक्का ही नहीं दिया, उसने खुद को सीढ़ियों से नीचे फेंककर उसे झूठा फंसाया है। माय गुडनेस, मैं तो उस कमीने के उस एकदम मासूम से चेहरे को देखकर सच में पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो एक जहरीला सांप है और उसकी उस बहन का दिमाग तो दही हो गया है। क्या उसने अपने सगे भाई को थप्पड़ मारने से पहले एक सवाल तक नहीं पूछा? क्या वो दिमागी तौर पर एकदम ठीक है? लोग बोले, शांत हो जाओ, ऑर्थर अभी भी हमारा मेन विलेन ही है। हमें तो खुश होना चाहिए कि किसी ने उसे अच्छे से कूट दिया। सही कहा ना? उसने ऊपर जाते हुए उन सारे कमेंट्स को देखा और शर्म से उसका सिर अपने आप ही बहुत नीचे झुक गया था। स्क्रीन पर वो पुराना वीडियो लगातार अभी भी चल ही रहा था। मैंने अपने सूजे हुए लाल गाल को छुआ और उस बंदी को बहुत गुस्से से घूरा। अगर तेरे इस प्यारे से लाडले भाई को सच में कोई तगड़ी चोट लग जाती तो क्या मुझे तेरा नया और लाडला भाई बनने का कोई मौका मिलता? वो बोली, तू सिर्फ एक छपरी गवार है। क्या तेरी औकात भी है कि तू मेरा सगा भाई बन सके? मेरा इस दुनिया में सिर्फ एक ही भाई है और वो डेविड है। वो उसे उठाते हुए चलाई। डेविड ने कहा, कोई बात नहीं दीदी, सब एकदम ठीक। मुझे यकीन है कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। चलिए हम उन्हें माफ कर देते हैं। उसने बेचारा बनने का एकदम सबसे तगड़ा कार्ड खेलते हुए ये बात कही। मैं बस उसे एकदम ठंडी और खूंखार नजरों से घूरता रहा। वो मुझे इस परिवार से पूरी तरह से एकदम अलग करना चाहता था। खेल के मैदान की ऐसी घटिया और दो कौड़ी की सस्ती चाल किसी बच्चे को बेवकूफ बना सकती है। लेकिन मैं कौन हूँ? मैं एक बहुत ही धांसू और प्रोफेशनल विलन हूँ जिसे पूरी कहानी पता है। मुझसे बड़ा शातिर कोई नहीं। यही सोचते हुए मैं बहुत ही आराम से सीढ़ियों से नीचे उतरा। तूने कहा ना कि मैंने तुझे धक्का दिया है, तो अगर मैं ऐसा ना करूं तो ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी बेइज्जती होगी। वरना तू मुझ पर सच में ये एकदम झूठा और फालतू इल्जाम लगा रहा होगा। सही कहा ना? मैंने जैसे ही मेरे मुंह से ये बहुत ही ज्यादा खूंखार और खतरनाक शब्द बाहर निकले, मैंने तुरंत डेविड की छाती पर एक बहुत ही जोरदार स्पार्टन लात जड़ दी। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी पसलियों पर किसी बहुत बड़े और भारी हथौड़े से जोर का वार किया हो। वो हवा में पीछे की तरफ उड़ता हुआ गया और फर्श पर बहुत बुरी तरह से जा गिरा। उसका तो पूरा सिस्टम हैंग हो गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं उस बकवास और एकदम घिसी पिटी स्क्रिप्ट को भूल जाऊंगा। वैसे तो जिसे फंसाया जाता है वो हमेशा पागलों की तरह अपनी बहन के सामने बस खुद को सही साबित करने की पूरी कोशिश करता है। भैंस की आंख, ये मुझे ऐसे लात क्यों मार रहा है? वो हड़बड़ी में उठने लगा और बोला, बड़े भैया आप क्या कर रहे हैं? मैं बोला, भैया गया भाड़ में। मैं फुर्ती से बची हुई सीढ़ियों से नीचे कूदा, उसके बाएं गाल को अपना निशाना बनाया और उसे एक और बहुत ही खूंखार और जोरदार लात कसकर जड़ दी। वो नीचे पड़ा बुरी तरह तड़प रहा था और खड़े होने की कोशिश कर रहा था। मैंने कहा, मेरी जूती। मैंने इस बार एकदम कसकर उसके दाएं गाल पर अपना निशाना लगाया। तड़ाक! वो कमीना दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था। उसका चेहरा बहुत ही तेजी से सूजकर एकदम गुब्बारे जैसा हो गया। उसने मदद मांगने के लिए ऊपर अपनी उस बहन की तरफ देखा। दीदी, मुझे जल्दी बचाओ, मेरी जूती। मैंने सीधा उसकी ठुड्डी पर सटीक निशाना लगाया और उसे एक बहुत तगड़ी और खुखार अपरकट किक दे मारी। उसका जबड़ा लगभग टूटकर अलग ही हो गया था और वो फिर से उड़ता हुआ पीछे जाके गिरा। ये बात अच्छे से याद रखना, तेरी कोई भी बहन नहीं है। इस घर में सिर्फ पापा हैं और मैं तेरा इकलौता बाप हूँ। मैंने उस नीच को एकदम नफरत से घूरा। ऊपर विवियन आखिरकार अपने उस खौफनाक सदमे से बाहर आई और तेजी से भागते हुए नीचे आ गई। उसने मुझे दो वजहों से बिल्कुल नहीं रोका था। पहली वजह तो ये थी कि उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं इतना खूंखार और बेरहम हो सकता हूँ। और दूसरी बात, मेरे मुक्कों की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि उसका दिमाग और सिस्टम हैंग हो गया था। वो जोर से चीखते हुए मुझसे बोली, आर्थर तू अपनी औकात से बाहर जा रहा है। डेविड ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ओहो, तो क्या तुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि तुझे मेरी एक भी लात नहीं पड़ी? चल मैं सबके साथ एकदम बराबर का इंसाफ करता हूँ। अपनी बात पूरी करने से पहले ही मैंने झट से अपना सारा वजन दूसरी तरफ डाला और विवियन को एकदम स्पार्टा वाली जोरदार लात चढ़ दी।
वो पीछे उड़ती हुई गई और सीधे डेविड से जाकर बहुत बुरी तरह से टकराई, जो अभी बड़ी मुश्किल से उठकर वहां बैठ पाया था। उन दोनों के सिर एक दूसरे से बड़ी ही फनी तरह से टकराए। उस झटके से डेविड का दिमाग उसकी खोपड़ी के अंदर सच में बुरी तरह से हिल गया था और वो एकदम गहरे सदमे में था। वो सोच रहा था कि इस गवार इंसान के पैरों में किसी मार्शल आर्ट्स के ग्रैंड मास्टर जैसी खतरनाक ताकत आखिर कहां से आ गई। अपने मालिकों को ऐसे पिटते हुए देखकर स्टर्लिंग परिवार का वो बहुत बड़ा काला कुत्ता बाहर दौड़कर आया और मुझ पर बहुत ही ज्यादा भयंकर गुस्से में जोर जोर से भौंकने लगा। मैंने अपनी पलक तक नहीं झपकाई और अपना हाथ घुमाकर उस कुत्ते के थूथन पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा जड़ दिया। थप्पड़ खाते ही वो विशाल कुत्ता बची हुई सीढ़ियों से बुरी तरह लुढ़कता हुआ एकदम नीचे गया और सीधे विवियन के पेट में जाकर बहुत जोर से टकराया, जिससे उसकी हवा टाइट हो गई। मैंने अपने हाथ झाड़ते हुए बड़ी शान से कहा, मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हमेशा से ही ऐसे बेहतरीन काम करने में माहिर हूँ। ये सारा बवाल खत्म करने के बाद मैंने घमंड में सिस्टम को अपना तगड़ा भौकाल दिखाया। सिस्टम एक लंबे समय तक एकदम शांत रहा और फिर हकलाते हुए डरकर मेरे सामने अपनी बात ऐसे रखी थी, बॉस आप तो सच में बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल हो। हे भगवान, ये आखिर किस तरह की एकदम गजब और कलेजे को ठंडक देने वाली बदले की कहानी है। कसम से ये बहुत बेहतरीन चीज है, लेकिन क्या इस बंदे का दिमाग पूरी तरह से ठीक है? इसने तो साला उस बेजुबान कुत्ते को भी नहीं छोड़ा, हद है। इसने तो उन सभी को लात मारकर सीढ़ियों से गिरा दिया। भाई अगर वो लोग मर जाते तो क्या होता? आर्थर तो पैदाइशी शैतान है, उसने अपनी सारी हदें पार कर दी। वो कुत्ता कितना प्यारा था और उस नीच ने उसे भी पीट दिया यार। तभी वो आगे जाकर जानवरों पर जुल्म करने वाला बन गया। मैंने भीड़ में देखा, दूर कोई एक इंसान एक बहुत ही बड़ा सा बैनर पकड़कर खड़ा हुआ था। बैनर पर लिखा था, आर्थर जानवरों पर जुल्म करता है, भगवान उसे कभी माफ नहीं करेगा। ये देखकर मैंने सोचा कि ये पक्का मोहल्ले वाले पेटा संगठन के ही लोग आए होंगे। सच बताऊं तो जब मैंने पहली बार उस बैनर को देखा था तो मैं अंदर से बहुत खुश हुआ था, क्योंकि इसका मतलब था कि मेरे विलेन वाले पॉइंट बढ़ रहे थे। लेकिन मेरी पनौती किस्मत खराब ही थी कि मेरी सारी कड़ी मेहनत पर यह फालतू सी मशीन पानी फेरने वाली थी। स्क्रीन फिर से बदल गई। मिस्टर और मिसेज स्टर्लिंग सीढ़ियों के सबसे ऊपर खड़े हुए साफ दिखाई दे रहे थे। आज ये आखिर यहाँ पर क्या तमाशा चल रहा है? मिस्टर स्टर्लिंग ने जमीन पर दर्द से कराहते हुए इंसानों और उस कुत्ते के ढेर को घूरते हुए बहुत ही भयंकर गुस्से में जोर से चिल्लाकर पूछा था। विवियन ने रोते हुए उस भारी कुत्ते को अपने ऊपर से धक्का देकर हटाया और चिल्लाई, आर्थर, इस खूंखार और नीच राक्षस ने हमारे पूरे परिवार को धक्का देकर सीढ़ियों से एकदम नीचे गिरा दिया। डैड जी, वो खड़ी होने के लिए संघर्ष कर रही थी। डेविड बोला, डैड प्लीज उसे दोष मत दीजिए, वो बस अभी आया है और उसे हमारी आदत नहीं है अभी तक। डेविड ने अपने सुअर जैसे सूजे हुए चेहरे के साथ बुदबुदाते हुए एकदम आखिरी दम तक शरीफ बनने का नाटक किया। मिस्टर स्टर्लिंग ने डेविड के उस बुरी तरह से पिटे हुए चेहरे को देखा और उनका दिल दुखने लगा। उन्होंने मेरी तरफ एक ऐसी खतरनाक घूरती हुई नजर से देखा जो किसी ज्वालामुखी को भी जमा दे। फिर वो चिल्लाए, तू नालायक लड़का है, घर में कदम रखते ही तूने ये सारा बवाल और तमाशा खड़ा कर दिया। मुझे तुझे कभी वापस नहीं लाना चाहिए था। मैं अंदर ही अंदर हंसा। ये कितनी ज्यादा बच्चों जैसी फालतू की बात है यार। मुझ पर इल्जाम लगाने से पहले ये भी नहीं पूछा कि आखिर हुआ क्या था। सच में बाप बेटे दोनों एक जैसे ही हैं। डैड, आपको सिर्फ इसका सूजा हुआ चेहरा ही दिखा, लेकिन मेरे चेहरे पर छपे हुए इस थप्पड़ के निशान को आपने पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है ना। ये तो एकदम सेलेक्टिव अंधापन है। अगर मैं एक नालायक हूं तो आप खुद क्या हो बुड्ढे? मिस्टर स्टर्लिंग ने कांपती हुई उंगली मेरी तरफ उठाई और फिर बहुत ज्यादा गुस्से में उसे एकदम नीचे कर लिया। उन्होंने कहा, पूरा परिवार और हमारे सारे नौकर भी एक शानदार छुट्टी पर जा रहे हैं, लेकिन आर्थर तू बस यहीं पर रहेगा और अपनी इन घटिया हरकतों के बारे में सोचेगा। मैंने मन में कहा, ओहो, अब तो कहानी सच में आगे बढ़ रही है यार, मजा आ गया। मेरे दिल की सारी उदासी तुरंत गायब हो गई। क्या सच में मैं लगभग खुशी से चीख ही पड़ा था? लेकिन मैंने खुद को जल्दी काबू किया और अपने चेहरे पर एक बहुत ही ज्यादा भयंकर और दिल तोड़ने वाला दुख दिखाने का तगड़ा नाटक किया। मैंने डैड से पूछा, डैड क्या आप सच में ऐसा कह रहे हो या ये कोई भद्दा मजाक है? क्या ऐसा मत करो। निकलने से पहले मिस्टर स्टर्लिंग को अभी भी तसल्ली नहीं मिली थी। उन्होंने मुझे एकदम खौफनाक नजर से घूरा और कहा, बेसमेंट में जो हमारा महंगा वाइन सेलर बना हुआ है वो दूर है, तुझे वहां जाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। उसमें बहुत पुरानी शराब भरी है। अगर तूने गलती से भी एक भी बोतल बर्बाद की तो मैं तेरा गेम बजा ही दूंगा, समझ गया? मैंने एक अच्छे बच्चे की तरह आज्ञाकारी बनकर सिर हिलाया, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बहुत भयंकर पार्टी कर रहा था। तो इसका मतलब सारी महंगी शराब बेसमेंट में रखी हुई है, सही? नक्शा देने के लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया बुड्ढे, मुझे कभी भी हैंगओवर नहीं होता है, मिस्टर स्टर्लिंग ने आगे कहा। और जो हमारा मास्टर बेडरूम है उसके अंदर भी मत जाना तू कभी। उसके अंदर पैर रखने की गलती तो भूलकर भी मत करना। उस गद्दे की कीमत ही पूरे 1 करोड़ रुपए है और वो पूरी दुनिया में सिर्फ लिमिटेड एडिशन गद्दा है बे। मैं तेरे जैसे गंदे और चवन्नी छाप लड़के को उसके आसपास भी नहीं भटकने देना चाहता। मैंने जोश में सिर हिला दिया। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मैं उसकी रीसेल वैल्यू पूरी तरह गिरा ही दूंगा। विवियन ने मुझे बहुत ही तीखी नजर से घूर कर देखा और बोली, तुझे मेरे कमरे में आने की भी कोई परमिशन नहीं है। नॉवेल में विवियन गंदगी से बहुत ज्यादा डरती थी यार। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसके कमरे में आए या उसकी चीजों को हाथ लगाए, खासकर उसकी वो लिमिटेड एडिशन वाली पिंक गेमिंग कुर्सी जो उसे बहुत प्यारी लगती थी। भाई अगर कोई गलती से भी ऐसा कर देता तो वो उस जगह को घंटों तक एकदम हार्ड अल्कोहल से साफ करती थी। लेकिन हाँ, उसने डेविड के लिए सारे के सारे रूल हटा रखे थे हमेशा के। मैंने मुस्कुराते हुए बस अपना सिर हिला दिया। आज तो एकदम बवाल मचने वाला है। मेरी जान मिसेज स्टर्लिंग ने स्क्रीन देखी और एक गहरी सांस ले ली। उन्हें उस दिन अपने पति के साथ हुई अपनी वो लंबी बातचीत एकदम से याद आ गई। उन्होंने पूछा था क्या ये थोड़ा ज्यादा कठोर नहीं है? आज उसका पहला दिन। उन्होंने पूछा था क्या हमें सच में उसे इस तरह से अकेला छोड़ देना चाहिए?
मिस्टर स्टर्लिंग ने बहुत ही ठंडे दिमाग से जवाब दिया था कि वो गंदी गलियों में बड़ा हुआ है, उसमें कोई भी तमीज नहीं है, उसे सबक सीखने के लिए इस दर्द को महसूस करना ही पड़ेगा। विवियन ने भी बीच में कूदते हुए कहा था कि डैड एकदम सही, उसने अपने पहले ही दिन डेविड को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, अगर हम उसे अभी नहीं सुधारेंगे तो वो बाद में पूरा घर सिर पर उठा लेगा डैड। स्क्रीन पर सबके जाने के बाद मैंने चिन मारते हुए फ्रिज से स्प्राइट निकाली और सीधे एक खास कमरे में एंट्री मार ली और वहां जाकर आराम से अंदर का सारा नजारा देखने लगा। ये सब देखकर स्टैंड्स में बैठी विवियन की तो हवा टाइट होगी, वो एकदम से जोर से चिल्लाई, ये तो मेरा कमरा है, ये अंदर क्या रायता फैला रहा है भाई साहब। स्क्रीन घूरते हुए डर से उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसे इतनी खतरनाक जर्मोफोबिया थी कि किसी को अपने इलाके में घुसता देख ही उसका सिस्टम हैंग होने लगता था और घबराहट होने लगती। मैंने धक्के से दरवाजा खोला और अंदर का नजारा देखकर मेरी तो आंखें ही फट गईं। पूरा कमरा एकदम भयंकर पिंक कलर से रंगा हुआ था जो आंखों में चुभ रहा था। दीवारें, गद्दे, गेमिंग चेयर और डेस्क सब कुछ गुलाबी था, बिल्कुल वैसा ही जैसा किताब में लिखा था। कतई निब्बा निब्बी वाली वाइब आ रही थी यहाँ तो। बाहर से हमेशा डायन जैसी शक्ल बनाने वाली उस लड़की का अंदर से ऐसा जादुई परियों वाला शौक होगा, ये बात किसी ने सपने में भी नहीं सोची थी भाई। लाइव स्ट्रीम की चैट में तो अलग ही बवाल मच गया। पब्लिक पागल होकर लिख रही थी, क्या ये सच में उसी खड़ूस का कमरा है, बहुत गुलाबी है। किसी को क्या पता था कि वो गुस्से वाली दीदी छुप छुप कर बारबी डॉल बनी बैठी है। उधर स्टैंड्स में उसका तो मारे शर्म के एकदम कचरा ही हो गया था वहां। उसने ये राज दुनिया से छुपा कर रखा था, पर अब सब जान गए थे। वो मन ही मन मुझे भयंकर गालियां देते हुए कोस रही थी साले। वो सोच रही थी मैं अब क्या कांड करने वाला हूं। तभी स्क्रीन पर मैंने उसकी महंगी वाली गेमिंग चेयर को खींचा और पूरे भौकाल के साथ धड़ाम से सीधा उस पर बैठकर मौज लेने लगा। थोड़ी ही देर में उस कमरे में गेमिंग की धांसू सराउंड साउंड गूंजने लगी। जब गेम में तगड़ी भसड़ मची तो गलती से मेरा हाथ लगा और स्प्राइट की वो कैन सीधा धड़ाम से नीचे गिर गई। वो चिपचिपा सोडा उसके उस एकदम रेयर और महंगे वाले मैकेनिकल कीबोर्ड पर बुरी तरह फैल गया और कीबोर्ड का पूरा सत्यानाश हो गया, एकदम से कचरा बन गया। ये सब देखकर उसने गुस्से में अपने दांत इतनी जोर से पीसे कि बस टूटने ही वाले थे, क्योंकि वो कीबोर्ड उसने बहुत पापड़ बेलकर खरीदा था, एकदम एक नंबर लिमिटेड चीज थी वो। लोग कमेंट्स में लिख रहे थे कि ये एकदम राक्षस है, पर एक बंदे ने लिखा, भाई गेम प्ले देखा तुमने, एकदम गोट लेवल का खेल रहा है ये बंदा, क्या बात। एक दूसरे ने रिप्लाई किया, वो मुद्दा नहीं है, इस लुक्खे ने बिना पूछे किसी के कमरे में घुसकर सारा सामान तहस नहस कर दिया। एकदम 2 कौड़ी का काम किया है इस घटिया ने। गेम में कुछ नूब्स को बुरी तरह पेलने के बाद मुझे एकदम कड़क फील हो रहा था। फिर मैंने आराम से एक गंदा कपड़ा उठाया और उस कीबोर्ड को पोंछने लग गया। मैंने सोचा स्प्राइट तो वैसे भी पानी जैसी होती है, उस पोपट को पता भी नहीं चलेगा। फिर मैंने पीसी बंद किया, अंगड़ाई ली और वहां से बस बाहर निकलने ही वाला था कि एकदम से तभी पीछे से खुरचने जैसी कोई अजीब सी आवाज आई। पूरा घर खाली पड़ा था, तो फिर ये भूतिया आवाज आ कहां से रही थी। मेरा तो थोड़ा माथा ठनक गया। मैंने उस आवाज का पीछा किया और उसे देखकर चैन की सांस ली। पिंजरे में एक गोल मटोल सा हैमस्टर था। मुझे याद आया किताब में लिखा था कि उसे जानवरों से बहुत ही ज्यादा वाला प्यार है भाई, और उसने एक हैमस्टर पाल रखा है। मैं उसके पास गया, वो छोटा सा जानवर एकदम चिल था। मुझे अपने पास आता देखकर उसने अपनी छोटी सी नाक पिंजरे के दरवाजे पर रगड़नी शुरू कर दी थी। मैंने उसे देखकर बोला, छोटे नवाब क्या तुझे लगता है तू आज मेरे चंगुल से बच पाएगा। मैंने एक कार्टून वाले विलेन की तरह भयानक हंसी हंसते हुए वो छोटा सा पिंजरा एकदम से खोल दिया था और उस बालों के गोले को अपने हाथ में उठा लिया। उधर स्टैंड्स में ये देखकर उसकी आंखें डर से फटी रह गईं। वो जोर से चिल्लाई, लिटिल लव मेरे। वो उसका सबसे जिगरी और प्यारा पालतू जानवर था। कुछ टाइम बाद वो उसे मरा हुआ मिला था, एकदम बेरहमी से मारा गया था और खून में सना था वो। उसे कभी समझ नहीं आया कि मैं इतने प्यारे जानवर के साथ इतना नीच काम कैसे कर सकता हूँ। हालांकि उसने मुझे ऐसा करते नहीं देखा था, पर डेविड ने उसे पूरी कहानी बताई थी। उसने उसे वो खौफनाक मंजर एकदम डिटेल में सुनाया था और उसे यकीन था कि वो उससे झूठ नहीं बोलेगा। मेरा बेचारा लिटिल लव, ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वहां बैठी पब्लिक का भी ये देखकर फ्यूज उड़ गया, खासकर उन जानवरों के हक वाले लोगों का जो बैनर पकड़कर खड़े थे कि मैं एक जानवरों का कातिल इंसान हूं भाई। लोग कह रहे थे ये काम माफी के लायक नहीं है। हे भगवान, ये उस बेजुबान के साथ क्या करने वाला है, मुझसे तो ये देखा ही नहीं जा रहा। एक ने बोला, इसने एक बार पूरे एनिमल शेल्टर में तबाही मचा दी थी, ये तो पक्का कुछ बहुत खूंखार करने वाला है। तभी स्क्रीन पर मेरे चेहरे पर एक खतरनाक शैतानी मुस्कान आ गई और मैं हंसने लगा। मैंने उस चूहे को उठाया और हवेली के अंदर बने हुए प्राइवेट कराओके रूम में ले गया। वहां जाके मैंने एकदम से सारे डिस्को लाइट्स और वो बड़े वाले खतरनाक स्पीकर्स फुल साउंड पे ऑन कर दिए थे। उसके बाद मैंने उस हैमस्टर को एक माइक की तरह कसकर अपने हाथ में पकड़ा और पूरे जोरों शोरों से ऊंचे सुर में गाना चिल्लाना शुरू किया। मेरी इस हरकत को देखकर पूरी लाइव स्ट्रीम की चैट पूरे 5 सेकंड के लिए एकदम सन्न रह गई। किसी ने पूछा, भाई क्या इस बंदे का दिमाग सेंटर में है? क्या इसके घरवालों ने इसे कभी किसी पागलों के डॉक्टर को नहीं दिखाया? एक जिंदा जानवर को कौन बेवकूफ कराओके के माइक की तरह इस्तेमाल करता है बे? क्या इसने एक बार भी उस हैमस्टर के बारे में सोचा? लगातार 5 कान फोड़ देने वाले पॉप गानों के बाद मेरे हाथ में दबा वो जानवर ऐसा लग रहा था जैसे जिंदगी से हार गया हो। उस भयानक आवाज के टॉर्चर को जब वो और बर्दाश्त नहीं कर पाया तो उसने झल्लाकर मेरी उंगली पर अपने दांतों से बहुत जोर का काट लिया था। दर्द के मारे मेरी चीख निकल गई और वहां से एकदम ताजा खून टपकने लगा। मैं वहीं सुन खड़ा रह गया। विवियन को यह शांति किसी खौफनाक तूफान के आने से पहले का सन्नाटा लग रही थी। उसने डर के मारे अपने नाखून अपनी हथेलियों में गड़ा लिए। वो सोच रही थी कि जो इंसान जीते जागते लोगों को सीढ़ियों से लात मार सकता है, वो भला एक चूहे को कैसे छोड़ेगा।
जिसने उसे अभी काटा है वो तो उसका पक्का गेम बजा देगा, इसके आगे क्या होगा। ये सोचकर ही उसका पूरा बदन बुरी तरह से कांपने लग गया था। वहां जानवरों वाले बैनर पकड़े लोगों की भी सांसें अटक गईं। दो लड़कियां तो रो रही थीं। तभी स्क्रीन पर मैं वापस उस लड़की के कमरे की तरफ जाने लगा, आराम से, और मैंने उस हैमस्टर को बहुत ही प्यार से वापस उसके पिंजरे में रख दिया। फिर मैंने अपनी खून बहती हुई उंगली पर किसी तरह से एक बैंड-एड चिपका ली थी उस टाइम। तभी मेरी नज़र उस हैमस्टर के खाने वाले बर्तन पर पड़ी जो एकदम खाली था। वो लोग इतनी भसड़ में घर से निकले थे कि वो इसे खाना देना ही भूल गई थी, पागल सी लड़की। तो मैंने उसके सारे दराजों की तलाशी ली और वहां से महंगे वाले बीजों का पैकेट निकाला और उस छोटे से बर्तन को एकदम ऊपर तक फुल कर दिया था। मैंने धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, ले भाई, खिला दिया तुझे, अब मुझे दोबारा मत काटना, समझे। तभी मुझे वो बड़ा सा काले रंग का कुत्ता याद आया। क्या उसे खाना मिला होगा? ये चेक करने के लिए मैं सीधा नीचे चला गया। जैसे ही उस काले कुत्ते ने मुझे देखा वो एकदम पागलों की तरह मुझ पर भौंकने लगा था वहां, और मुझे उसका रत्ती भर भी खौफ नहीं था। और मैं सीधा उसके पास जाने लगा। मुझे बिना डरे अपनी तरफ आता देख उस कुत्ते का सारा एटीट्यूड निकल गया था। उसने तुरंत अपनी पूंछ अंदर दबाई और एक शरीफ बच्चे की तरह नीचे लेटकर धीरे धीरे रोने लगा। मैंने जाकर उसकी मशीन चेक की तो वो भी एकदम खाली पड़ी हुई थी वहां। मैं मन ही मन बड़बड़ाया, साला ये अमीर लोग भी ना बस अपना बोरिया बिस्तर गोल किया और निकल लिए। इन्हें अपने जानवरों की कोई परवाह ही नहीं है। मैंने किचन में काफी ढूंढा, तब मुझे वो मिल गया। वो कुत्ते के खाने का एक बहुत बड़ा सा पैकेट था। मैंने कहा, ठीक है, हमारी पिछली लड़ाई को यहीं खत्म करते हैं। मैं तुझे खाना दे रहा हूं तो अब मुझ पर भौंकना बंद कर, डील पक्की। मैंने कुत्ते को घूरते हुए उसका खाना बर्तन में डाल दिया। ऐसा लगा जैसे वो कुत्ता मेरी बात पूरी तरह समझ गया हो और उसने पूंछ हिलानी शुरू की। वो अपनी पूंछ इतनी जोर से हिला रहा था कि उसका पूरा शरीर ही हिल रहा था। स्टैंड्स में बैठकर ये सब देखते हुए उसका दिमाग एकदम दही हो गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। आर्थर तो एक खून का प्यासा पागल इंसान था। फिर ये सब क्या है? मेरे लिटिल लव को तो इसी ने मारा था, ये पक्का है, मुझे पता है। डेविड ने खुद अपने मुंह से मुझे ये बात बताई थी। रुको, क्या डेविड ने मुझसे झूठ बोला था? नहीं, ये तो नामुमकिन है। डेविड तो एक फरिश्ता है मेरे लिए। सीढ़ियों पर बस वो घबरा गया था, पर वो इस बात पर कभी झूठ नहीं बोलेगा। मिसेज स्टर्लिंग ने उसकी तरफ घूमकर हैरानी से पूछा था तभी, क्या तुमने नहीं कहा था कि इसने तुम्हारे हैमस्टर को मारा है? क्या तुमने नहीं कहा था कि ये जानवरों पर जुल्म करता है? क्या कोई गलतफहमी हुई है? मिस्टर स्टर्लिंग ने ठंडी सांस लेते बोला। डेविड ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। ये झूठ कैसे हो सकता है? हमने डेविड को पाला है, हम उसके चरित्र को अच्छे से जानते हैं। मिसेज स्टर्लिंग के दिल में गुस्से की एक आग सी भड़क उठी। तो क्या हुआ? अगर हमने उसे पाला है, आर्थर मेरा अपना सगा खून है, जरा उसकी तरफ देखो, वो क्या कर रहा है। उसे उस जानवर ने काटा, पर फिर भी उसने उसे खाना खिलाया। इसका मतलब आर्थर पहले एक बहुत ही अच्छा लड़का हुआ करता था। आखिर बाद में ऐसा क्या हुआ कि वो बुरा बन गया? स्क्रीन पर उस कुत्ते के साथ थोड़ी देर टाइम पास करने के बाद मैं उठा और सीधे बेसमेंट की सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। जैसे कुछ ढूंढ रहा हूं वहां मिसेज स्टर्लिंग को किसी अनहोनी का डर सताने लगा। वो घबरा कर बोली, रुको, अब ये कहाँ जा रहा है? और मैंने भी उनकी उम्मीदों पर बिल्कुल पानी नहीं फेरा। अगले ही सेकंड मैंने उस वाइन सेलर के भारी ओक वाले दरवाजे को धक्का देकर पूरी तरह खोल दिया। लो भाई, शुरू हो गया कांड। अब मैं सीधा वाइन सेलर में हूँ। मैंने सुना था कि स्टर्लिंग परिवार का सेलर पूरे शहर में सबसे कड़क है। अब अपनी आंखें सेंकने का टाइम आ गया है। मेरा प्लान क्या है? क्या मैं यहाँ रखी हर एक चीज को पूरी तरह तोड़ूंगा? मुझे उस दरवाजे को खोलते हुए देखकर उस बुढ़े स्टर्लिंग का तो दिल ही बैठ गया। वो एकदम विंटेज वाइन थी जिसे उसने कई दशकों से बहुत संभाल कर जमा किया हुआ था। वो खुद भी उसका एक घूंट बहुत ही कम पीता था। भले ही वो कभी कभार उस सेलर को चेक करता था, पर वहां इतनी सारी बोतलें थीं कि उसे कभी भी पक्का पता नहीं चला था कि मैंने अंदर रखी किसी भी चीज को छुआ है या नहीं। उसने मन ही मन प्रार्थना की, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी सारी उम्मीदों की पूरी तरह से धज्जियां उड़ गई थीं। मैंने मजे से 20 साल पुरानी माओताई का ढक्कन खोला और फिर एक 82 की लाफेट निकाली और उसका भी पूरा सिस्टम हैंग कर दिया था। फिर मैंने ब्रिटेन की सबसे टॉप डिस्टिलरी से आई एक लिमिटेड एडिशन वाली बॉटल भी उठाई। मैंने कुल मिलाकर वहां रखी 8 बेहद महंगी और एकदम कड़क बोतलों का बिना डरे ढक्कन खोल कर रख दिया था। वो बुढ़ा स्टर्लिंग अपनी जगह पर बैठा नहीं रह सका और चीखा, एहसान फरामोश जानवर, मैंने तुझ जैसे नीच और घटिया शैतान को कैसे पैदा कर दिया था? उसने अपना सीना पकड़ लिया और उस बड़ी स्क्रीन की तरफ अपनी कांपती उंगली उठाई। विवियन बोली, पापा शांत हो जाइए, ये तो बस वाइन की कुछ मामूली सी फालतू बोतलें ही हैं। विवियन ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ उसे चुप कराने की पूरी कोशिश की। स्टर्लिंग चिल्लाया, बस कुछ बोतलें। उसने धीरे से अपना सिर घुमाया और उसे पागलों की तरह घूरने लगा था, जैसे वो पागल हो गया हो। वो बोला, क्या तुझे पता है कि वो क्या है? 82 की लाफेट, और वो जिसे मैंने उस स्पेनिश नीलामी में खरीदा था। पूरे $5 मिलियन देकर आर्थर, मैं तुझे आज जान से मार डालूंगा, तेरा गेम बजा दूंगा। गुस्से से उसकी आंखें एकदम खून की तरह लाल हो चुकी थी। ये सुनकर विवियन डर के मारे पीछे हट गई। सच कहूं तो उसने भी एक बार ऐसा ही कांड किया था। ये सोचकर कि उसके डैड उसे कभी नहीं पीते हैं, तो उसने चुपके से टेस्ट करने के लिए माओताई की एक महंगी बॉटल खोल ली थी। लेकिन उसे पता चला कि उसका स्वाद तो एकदम सादे और नॉर्मल पानी की तरह ही था भाई। उसे लगा कि उसके पापा को किसी ने नकली शराब देकर चूना लगा दिया है, पर वो कभी बता नहीं पाई। लेकिन एक सेकंड रुको यार, उसने थोड़ा और पास जाकर स्क्रीन को ध्यान से देखा कि मैं उन खाली बोतलों के साथ आखिर क्या कर रहा था। इतनी सारी महंगी और प्रीमियम शराब गटकने के बाद मैंने सारी बोतलें पकड़ी थीं। मैंने उन खाली बोतलों को अपने हाथ में पकड़ा और सीधा मजे से चलते हुए उस बुढ़े स्टर्लिंग के बड़े वाले मास्टर बाथरूम के अंदर जाकर बोतलों को नीचे डुबो दिया। मैंने बोतलों को टॉयलेट बाउल में डालकर उनमें टॉयलेट का गंदा पानी भर दिया।
उनका ढक्कन बंद किया और उन्हें वापस से उसी शोकेस पर रख दिया था। जब मैंने अपना ये सारा कांड खत्म किया तो मैंने खुद को एकदम गर्व से शाबाशी दी। मैं सच में बहुत होशियार हूँ। ये देखकर स्टर्लिंग का तो दिमाग ही पूरी तरह से फट गया। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब वो सेलर में नीचे गया था और उसने उन्हीं बोतलों को गले लगाया था और यहां तक कि उन्हें बड़े प्यार से चूमा भी था। अब ये जानकर कि उनमें टॉयलेट का गंदा पानी भरा था, वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसकी आंखें पलट गईं और वो अपनी वीआईपी सीट पर ही बुरी तरह बेहोश हो गया। हनी पापा पूरा स्टर्लिंग परिवार एकदम पागलों की तरह घबराकर उसे किसी भी तरह नींद से जगाने की कोशिश करने लगा था। ये ऑर्थर तो सच में एकदम तबाही और भसड़ मचाने वाला असली देवता ही है। मुझे लगा था कि 8 बोतलें पीना ही सबसे बड़ा कांड है, लेकिन उसे टॉयलेट के पानी से बदलना, ये तो बायोलॉजिकल हमला है भाई। ऑर्थर सच में बहुत घटिया है। उन्होंने तो बस उसे सजा दी थी, क्या उसे सच में इतना नीचे गिरने की कोई जरूरत थी? मेरे भाई, अगर तेरा परिवार भी तेरे साथ एकदम कचरे जैसा ही बुरा बर्ताव करता है ना, तो मैं उम्मीद करता हूं कि तू भी मुस्कुराकर सब सहेगा। वो अपने तरीके से बदला ले रहा है। जब मैंने टॉयलेट का पानी भरा तो विवियन को लगा जैसे उस पर बिजली गिरी। तो वो माउताई जिसका स्वाद पानी जैसा था, वो असल में टॉयलेट का पानी ही था। उसे याद आया कि उसने उसका एक बहुत बड़ा घूंट पी लिया था। ये सब सोचकर उसे बहुत ही तेज उबकाई आई और उसका मुंह अजीब सा हो गया। ऑर्थर एकदम शैतान है। कोई हैरानी नहीं कि उसने मुझे उस बहती हुई नदी में क्यों धक्का दिया था। अगर डेविड ने अपनी जान पर खेलकर उस दिन मुझे नहीं बचाया होता तो मैं कब की मर चुकी होती। भले ही डेविड उतना मासूम और सीधा नहीं था जितना वो दिखता था, लेकिन यह सच कोई नहीं झुठला सकता कि उसने उसकी जान बचाई थी। कितनी बुरी बात है कि डेविड अभी एक सुनसान आइलैंड पर था जहां पर कोई इंटरनेट नहीं था। वो तो मेरी मौत की सजा के इस लाइव तमाशे और इस भौकाल के मजे भी नहीं ले पा रहा था। स्क्रीन पर चल रही वो पुरानी यादें एकदम से आगे बढ़ गईं। वो पूरा स्टर्लिंग परिवार नदी के किनारे अपनी शानदार छुट्टियां मनाने गया था और इस बार वो लोग सच में मुझे भी अपने साथ वहां लेके गए हुए थे यार। उस खूबसूरत नज़ारे को देखकर विवियन की आंखें एकदम बर्फ की तरह ठंडी पड़ चुकी थी। ये तो बिल्कुल वही जगह थी जहां ऑर्थर ने बहुत ही बेरहमी से उसे धक्का दिया और उस खतरनाक और उफनती हुई नदी में सीधा गिरा दिया था। मिसेज स्टर्लिंग ने गहरी सांस ली। ये वही जगह थी जहां विवियन लगभग ऑर्थर की वजह से मर चुकी थी भाई। शायद वो सच में पैदाइशी शैतान ही था। उस डरावने और खौफनाक कांड के बाद उस मिस्टर स्टर्लिंग ने गुस्से में आकर ऑर्थर को सीधा घर से धक्के मारकर एकदम बाहर निकाल दिया था। क्या ही रायता फैला था। और उसने तो उसे रोकने की रत्ती भर भी कोशिश नहीं की थी। उस पूरे खौफनाक मंजर ने उनके परिवार को बुरी तरह तोड़ कर रख दिया। शुक्र है कि डेविड ने अपनी जान पर खेलकर विवियन को बचा लिया था। इससे मिसेज स्टर्लिंग को लगा कि उसे गोद लेना सच में उनकी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी यार। लो आ गया सबसे धांसू और खतरनाक क्लाइमैक्स, वो पल जब ऑर्थर ने विवियन को धक्का दिया और डेविड ने हीरो बनकर उसकी जान बचा ली थी। भाई साहब, स्क्रीन पर मैंने उस तेज बहती हुई और खतरनाक नदी को ध्यान से देखा, फिर किनारे पर खड़ी विवियन को देखा। मैं अपने दिमाग में उसे धक्का देने का सबसे बेहतरीन और सही एंगल कैलकुलेट कर रहा था भाई। सिस्टम ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन मैं उसे सच में कोई चोट नहीं लगने दे सकता था। ये मेरा उसूल था यार। विवियन को तैरना नहीं आता था, अगर मैं उसे धक्का देता तो वो बह जाती। और साथ ही नदी में नीचे की तरफ एक बहुत नुकीला लोहे का गेट भी लगा था भाई। अगर वो उससे टकराती तो डूबने से पहले ही उसका सारा खून बह जाता। थोड़ा दिमाग लगाने के बाद मैंने एक एकदम कड़क प्लान तैयार कर लिया। मैं गलती से उसे टक्कर मारकर पानी में गिरा दूंगा और फिर तुरंत छलांग लगाकर उसे बाहर खींच लाऊंगा। ये तो एकदम धांसू और फुल प्रूफ वाला खतरनाक आइडिया है भाई। मेरे मिशन में सिर्फ उसे धक्का देने को कहा गया था, ये कहीं नहीं लिखा था कि मैं उसे बचा नहीं सकता। वो लड़की पानी के एकदम ऊपर बने एक लकड़ी के डॉक पे खड़ी थी यार, एकदम परफेक्ट शिकार। मैं अपनी पोजीशन में आ गया था, लेकिन तभी अचानक पीछे से एक आवाज ने मुझे जोर से पुकारा, ऑर्थर तुम क्या कर रहे हो भाई? मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक कतई जहर और पतली सी लड़की मुझे ही घूर रही थी। वो क्लो थी, डूबते सूरज की सुनहरी रोशनी उसके बेदाग और खूबसूरत चेहरे को बहुत ही ज्यादा रोशन कर रही थी यार। उसने मुझे देखकर एक प्यारी सी स्माइल दी। मुझे तुरंत ही नॉवल से उसका वो धांसू कैरेक्टर याद आ गया। उसके बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया था। एकदम आम परिवार से कोई तगड़ा सपोर्ट नहीं, पर वो ऑर्थर के लिए पूरी तरह वफादार थी। पास से देखने पर तो वो सच में एकदम कतई जहर लग रही थी भाई। उसके फीचर्स, उसका फिगर और उसकी वो धांसू वाइब 100% मेरी टाइप की ही थी। भैंस की आंख, ये चांद का टुकड़ा और इतनी खूबसूरत लड़की आखिर कौन है? वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है, यहाँ तक कि वो मूवी स्टार एलेना से भी ज्यादा रापचिक है। ठीक इसी वक्त शहर के सबसे महंगे और आलिशान पेंट हाउस में वो क्लो बहुत ही मजे से अपने मखमल वाले सोफे पर लेटी हुई थी और अपने हाथ में पकड़े शराब के गिलास को गोल गोल घुमा रही थी। वो बहुत महंगी रेड वाइन थी और वो 500 इंच का बड़ा टीवी देख रही थी। वो प्यार से मुस्कुराई और बोली, चलो आखिरकार मेरा भी स्क्रीन टाइम आ ही गया, अब मजा आने वाला है भाई। उसकी सबसे जिगरी दोस्त लिली अंदर आई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो एकदम तगड़ी वाली चुगली करने के लिए तैयार थी। अरे वाह, अब तो तेरे चमकने की बारी है। इससे पहले कि क्लो कुछ भी बोल पाती लिली ने बकवास शुरू कर दी। मुझे कसम से लगता है कि तू पागल है। तू उसे सालों से पसंद करती है, पर अपनी असली पहचान बताने से मना करती है। किसी ने क्लोई से कहा, अगर तूने उसे बता दिया होता कि तू एक अरबपति की वारिस है तो उस एक्ट्रेस एलेना की औकात नहीं होती कि वो उसे चुराए ले। क्लोई सिर हिलाकर बोली, मेरा बंदा अलग है, उसे लोगों का पैसा या भारी रुतबा बिल्कुल नहीं चाहिए। वो ऐसा कोई नल्ला इंसान बिल्कुल भी नहीं है। क्लोई ने आगे कहा, वैसे भी मैं उसे तब अपना असली सच नहीं बता सकती थी। अगर मैं ऐसा करती तो हमारे बीच का असली प्यार खत्म हो जाता। अब स्क्रीन पर मैं अपने सामने खड़ी उस कतई जहर लड़की को घूर रहा था और मेरा गला एकदम सूख रहा था। मैंने खुद से कहा, शांत रह मेरे भाई,
आर्थर, तू सिर्फ एक ट्रांसमाइग्रेटर है। तू एक दिन अपने सारे पैसे लेकर अपनी असली दुनिया में वापस चला जाएगा, और वैसे भी इस दुनिया में तेरी किस्मत में बस एक बहुत ही खौफनाक मौत बुरी तरह से लिखी हुई है। तू किसी अच्छी लड़की की जिंदगी झंड बिल्कुल नहीं कर सकता है। ये सोचकर मैंने अपनी बात छोटी रखने का पूरा फैसला किया। मैंने उससे बस थोड़ी मीठी बातें की और उसे वहां से कल्टी मारने का इशारा किया ताकि मैं अपने विलन वाले सारे काम मजे से पूरे कर सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो सामने का खौफनाक नजारा देखकर मेरी तो सच में पूरी तरह हवा टाइट हो गई थी। डेविड ने अभी अभी विवियन को पीछे से बहुत जोर का धक्का देकर उस उफनती हुई खतरनाक नदी में फेंक दिया था, और ये बड़ा कांड उसने पूरी तरह से 100% अपनी मर्जी से जानबूझकर किया था। पानी का बहाव एकदम जानलेवा था और पलक झपकते ही विवियन उस नदी में बुरी तरह से बह गई। मिस्टर और मिसेज स्टर्लिंग उस समय वहां पर आसपास बिल्कुल भी नहीं थे। मैं डेविड की तरफ भागा और चिल्ला के बोला, क्या तेरा फ्यूज उड़ गया है बे? वो तेरी बहन है, तूने ऐसा घटिया काम क्यों किया? वो बोला, मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। मैंने कहा, क्या तूने उसे धक्का नहीं दिया? डेविड ने एक नीच मुस्कान दी और बोला, भले ही डैड मुझे ज्यादा प्यार करते हैं, पर मैं उनका असली खून नहीं हूं। सिर्फ और सिर्फ जब विवियन मरेगी, और वो भी तुम्हारे हाथों से, तभी स्टर्लिंग परिवार की ये पूरी दौलत हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी मेरे भाई। उस एक पल में डेविड का असली और डरावना चेहरा सबके सामने पूरी तरह से नंगा हो गया था। वीआईपी स्टैंड में बैठे स्टर्लिंग परिवार के वो तीनों के तीनों लोग ये देखकर एकदम असली पत्थर की मूर्तियों में बदल गए थे। ये सब आखिर कैसे हो सकता है? विवियन की तो डर के मारे पूरी तरह से सिटी पिट्टी गुम हो गई थी भाई साहब। डेविड एक पूरा शैतान है। मैंने उससे इतना ज्यादा प्यार किया और उसने मेरी ही जान लेने की कोशिश की। मिसेस स्टर्लिंग का शौक टूटा और उसकी जगह एक बहुत ही खतरनाक गुस्से ने ले ली। सालों तक उसने डेविड को अपने सगे खून की तरह पाला और उस छपरी के लिए अपने ही असली बेटे से सारे के सारे रिश्ते नाते तक पूरी तरह से हमेशा के लिए तोड़ दिए थे। और इस तरह उस नालायक ने उसका ये कर्ज चुकाया। उसने उसकी बेटी को मारने की कोशिश की। डेविड, तू सच में एक बहुत बड़ा राक्षस है। उसका सीना गुस्से से बुरी तरह धड़क रहा था। वो उसे अपने हाथों से फाड़ डालना चाहती थी, लेकिन उस खौफनाक गुस्से के तुरंत बाद उसके अंदर पछतावे की एक बहुत बड़ी और भयानक लहर बुरी तरह से दौड़ गई थी। उसे हमेशा यही लगता था कि मैंने ही विवियन को धक्का दिया था, और तब से उसने मुझे हमेशा कचरे के डिब्बे जैसा ही समझा हुआ था। उसे कभी भी ये समझ नहीं आया कि मैं पूरी तरह से निर्दोष था और मैंने चुपचाप सब सहा था। वो तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं उन बुरे और खतरनाक काले दिनों में कैसे जिया। अगर मेरी जगह वो होती तो उसने अपना सब कुछ खत्म कर लिया होता। आर्थर, मुझे माफ कर दे। मॉम बहुत ही शर्मिंदा है बेटा। मिसेज स्टर्लिंग पूरी तरह टूट गई और मुझे दूर से उस मौत की कुर्सी पर बंधा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से रोने लगी। उसकी हालत एकदम खराब हो गई थी। ये सब उसकी गलती थी कि वो अंधी बन गई और सिर्फ डेविड के झूठ को मानती रही। मिस्टर स्टर्लिंग की भी ये सब देखकर पूरी तरह से हवा टाइट हो गई थी। उन्होंने हमेशा डेविड की उन छोटी चालाकियों को देखा था, लेकिन उन्हें सिर्फ बच्चों जैसी फालतू हरकतें समझकर पूरी तरह से हमेशा नजरअंदाज कर दिया था, जो उनकी बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि डेविड किसी की जान लेने की कोशिश कर सकता है। डैड, सोचे ये मैं अपनी आंखों से क्या देख रहा हूँ? क्या सच में डेविड ने उसे धक्का दिया? डेविड तो एकदम पागल साइको है बे। विवियन उसके साथ इतनी अच्छी थी और उसने उसे नदी में ऐसे फेंक दिया जैसे वो कोई फालतू कूड़ा हो। मेरी जिंदगी सच में एकदम झंड है। मेरे चारों तरफ एक नकली भाई और पूरी तरह से ढक्कन परिवार भरा हुआ है मेरे भाई लोग। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो बहुत पहले ही तगड़ा सुपर विलेन बन जाता। खैर, स्क्रीन पर मेरे पास उस साइको से फालतू की बहस करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था यार। मैंने तुरंत उस ठंडी और बहुत खतरनाक नदी में छलांग लगा दी। मैं कोई बहुत बड़ा साधु संत बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन मैं चुपचाप खड़े होकर किसी को ऐसे अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता था कभी। विवियन तो पहले ही बहकर काफी दूर जा चुकी थी। मैंने अपनी पूरी जान लगाकर उस जानलेवा बहाव से बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से लड़ाई की थी। इससे पहले कि वो उस जंग लगी लोहे की जाली से टकराती, मैंने किसी तरह से उसे जोर से पकड़ लिया। उस समय वो पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। अगर उस गंदे पानी में वो तेज धार वाला लोहा उसे चीर देता तो उसका गेम वहीं पर बच जाता। मैंने उसे अपनी बाहों में खींचा और फिर खुद को ढाल बना लिया। मैंने अपनी पीठ को उस जाली के सामने एक ढाल की तरह लगा दिया था। धड़ाम, वो टक्कर बहुत जोरदार थी और उस जंग लगे लोहे ने मेरे हाथ पर एक बहुत बड़ा गहरा घाव कर दिया था। उस जमे हुए ठंडे पानी में चटक लाल खून बहने लगा। मैं कसम खाकर कहता हूँ, पिछले जन्म में मैंने पक्का तेरे बहुत पैसे चुराए होंगे यार। मैं अपनी बाहों में बेहोश पड़ी विवियन पर आंखें घुमाते हुए गुस्से में बड़बड़ाया, लेकिन मैंने फिर भी उसे एकदम कसकर पकड़े रखा ताकि उसके शरीर पर गलती से भी एक भी खरोंच ना पाए। कभी मैं आखिरकार किसी तरह से उसे खींचकर उस नदी के किनारे तक ले आया। अपने खून से लथपथ हाथ को पूरी तरह से हमेशा की तरह नजरअंदाज करते हुए मैंने तुरंत उसे सीपीआर देना शुरू कर दिया। अगर मैंने फुर्ती नहीं दिखाई होती तो पक्का उसका टिकट कट जाता। 1 मिनट की भयंकर टेंशन के बाद उसने एकदम से जोर से खांसते हुए बहुत सारा पानी बाहर निकाला और धीरे से अपनी आंखें खोली। स्टैंड में विवियन एक लकड़ी की गुड़िया की तरह जम गई थी। उसे ये सब बिल्कुल भी असली नहीं लग रहा था। वो बोली, नहीं, ये असली नहीं है, ये पक्का कोई डरावना सपना होगा। मुझे डेविड ने बचाया था, आर्थर ने नहीं। आर्थर ने मुझे बिल्कुल भी नहीं बचाया था। उसने इस सच्चाई को झुठलाते हुए खुद से बड़बड़ाना शुरू किया। यही वो सबसे बड़ा कांड था जिसकी वजह से वो मुझसे इतनी भयंकर नफरत हमेशा किया करती थी यार। इसी वजह से उसने सालों तक आंखें बंद करके डेविड का साथ दिया था। अब उसकी पूरी दुनिया ताश के पत्तों की तरह बिखर रही थी। जिस इंसान से उसने सालों तक एकदम पागलों की तरह बहुत नफरत की थी, असल में वही उसका असली रखवाला था। और जिस इंसान को वो हमेशा अपना बहुत ही बड़ा हीरो और भगवान मानती आई थी,
उसी इंसान ने उसकी जान लेने की कोशिश की थी। ये तो किस्मत का बहुत ही ज्यादा घटिया मजाक था। उसका दिमाग वापस उसी दिन की यादों में चला गया। वो पानी एकदम बर्फ जैसा ठंडा था। ये बात वो किसी और से बेहतर जानती थी। फिर भी मैंने अपने खुद के शरीर का इस्तेमाल करके उसे उस लोहे की जाली से पूरी तरह बचाया था। स्क्रीन पर मुझे खून में लथपथ देखकर जो पागलों की तरह उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, उसके अंदर पछतावे की एक ऐसी बड़ी सुनामी आई जिसने उसे अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख दिया था। मैंने अपनी जान पर खेलकर उसे बचाया था, लेकिन उसने मुझे बदले में क्या दिया? वो न सिर्फ एक बड़ी बहन के तौर पर फेल हुई, बल्कि उसने मेरी जिंदगी एकदम नर्क बनाकर रख दी थी। कसम से आज भी मेरी फांसी के इस दिन वही वो बंदी थी जिसने शहर के उन टॉप के वकीलों को अपना बहुत सारा भारी पैसा खिलाकर उस केस में डेविड को बचाया और यह पक्का किया कि मुझे मौत की खौफनाक सजा ही मिले। वो आखिर किस तरह की बड़ी चुड़ैल थी यार। उस पल विवियन को लगा कि उसकी औकात ही नहीं है कि वो इंसानों के बीच सांस भी ले सके। मिसेज स्टर्लिंग भी वहां बहुत ही ज्यादा बुरी तरह से फूट फूट कर रो रही थी भाई साहब। सिर्फ इसी एक कांड की वजह से उसने दिल से मुझे अपना बेटा मानने से साफ इनकार कर दिया था। वो एक माँ के रूप में पूरी तरह से महाफ्लॉप और फेल हो चुकी थी। उसने मुझे बचपन में खो दिया, मुझे गरीबी में सड़ने दिया, और जब मैं वापस आया तो मुझे बहुत तड़पाया। मॉम रोते हुए बोली कि मैं तो बस मरने के ही लायक हूं। उसने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया और खुद के ही चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। मिस्टर स्टर्लिंग ने अपने माथे पर बहुत ही गहरी सिलवटें डाल ली। डैड ने सोचा ठीक है, तो आर्थर में थोड़ी इंसानियत थी और उसने मेरी बेटी को बचाया, लेकिन फिर भी वो खुद को मुझे पसंद करने के लिए तैयार नहीं कर पाए थे यार, कसम से। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि मुझे उनके सबसे काले राज पता थे अब, क्योंकि मेरी यादें सबके सामने टीवी पर आ रही थीं। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये नहीं था कि डैड के सारे 2 नंबर के धंधे भी सबके सामने आएंगे? क्या मेरे कारनामे दुनिया के सामने खुलने वाले थे? मेरी हवा टाइट हो गई। मैं क्या करूं? वीडियो चलता रहा। जैसे ही विवियन ने आंखें खोली, डेविड दौड़कर आया और मुझे जोर से धक्का मारकर दूर गिरा दिया, और उसके पास घुटनों के बल ऐसे गिर गया जैसे सच में बहुत डरा हुआ हो। उसके चेहरे पर उस नौटंकीबाज ने एकदम असली भयंकर चिंता का बहुत ही तगड़ा झूठा मुखौटा पहन रखा था। बहन तुम जाग गई। मुझे लगा मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख पाऊंगा। मुझे कीचड़ में धक्का दे दिया गया था। उस ठंडे पानी की वजह से मेरे होंठ पूरी तरह से एकदम नीले पड़ गए। मेरा पूरा शरीर बहुत ही ज्यादा भयंकर तरीके से कांप रहा था और मेरी शर्ट मेरे ही खून से पूरी तरह लथपथ हो चुकी थी। मैंने बहुत ज्यादा हैरानी से उसे देखा। ये पनौती इंसान आखिर ठंडे पानी में कब कूद गया? वो ऊपर से नीचे तक पूरी तरह भीगा हुआ था। उसे बचाने का सारा क्रेडिट खुद लेने के लिए उसने सच में खुद को कम गहरे पानी में फेंक दिया, ताकि वो एक एकदम झूठा सीन क्रिएट कर सके। उसके उस ऑस्कर जीतने वाले भयंकर रोने के नाटक को देखकर मैं सच में उससे बहुत इंप्रेस हो गया था। एक असली विलेन होने के नाते मैंने बड़ी ही शांति से अपनी हार मान ली थी। अगर मेरे पास भी उसकी तरह इतनी गजब की एक्टिंग वाली कला होती तो मैंने अपना मिशन सालों पहले ही मजे से पूरा कर लिया होता। क्या हुआ? वो लड़की जमीन पर क्यों है? ये लड़का इतना कैसे भीगा? मिस्टर और मिसेज स्टर्लिंग एकदम घबराए हुए जंगल से दौड़कर बाहर आए और उन दोनों के चारों तरफ मंडराने लगे। उस छपरी ने एक बहुत ही गजब के मास्टर क्लास वाले लेवल की परफॉर्मेंस सबको दिखा दी। वो थोड़ा हिचकिचाया, अपने होंठ चबाए, जैसे सच बोलने में बहुत संघर्ष कर रहा हो। कोई बात नहीं बेटा, हमें सब बता, हम सब यही हैं, बता आखिर वहां क्या कांड हुआ था? मिसेज स्टर्लिंग ने एकदम जोर देकर पूछा। वो ऐसे दिखा रहा था जैसे दुनिया का सारा दुख उसी के सिर पर हो। मैंने देखा आर्थर ने दीदी को पानी में एकदम जोर से धक्का दे दिया था यार। वो बहुत डरा, फिर उसने मुझे भी धक्का देने की कोशिश की। हम लड़े और मैंने उसे रोकने के लिए पानी में अपने साथ बुरी तरह खींच लिया था। वो गलती से कचरे पर गिरकर कट गया, पर जब हम गिरे मुझे सिर्फ दीदी की फिक्र थी। मैं उन्हें कुछ भी नहीं होने दे सकता, इसलिए मैं जितनी तेज तैर सकता था तैरा और उन्हें बाहर निकाल लिया। माँ पापा प्लीज उस पर गुस्सा मत होना। मुझे यकीन है कि वो बस एक बहुत ही भद्दा मजाक कर रहा था जो बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ गया। लाइव चैट एकदम न्यूक्लियर बम की तरह बुरी तरह से फट पड़ी थी भैंस की आंख। ये तो एकदम सफेद झूठ बोल रहा है। क्या ये पोलो शर्ट वाला शैतान है? उसने पूरी सच्चाई को एकदम 180 डिग्री पलट दिया। अब इसके वो सारे अंधे चाहने वाले कहाँ छुप गए हैं? बाहर आओ और तुरंत माफी मांगो। तुम सब के सब एकदम नीच और 2 कौड़ी के इंसान हो। मिस्टर स्टर्लिंग गुस्से में जोर से दहाड़े और मेरी नाक पर उंगली रखकर बोले, हम तुम्हें झुग्गी से वापस लाए और तुम हमें इस घटिया काम से हमारा कर्ज चुका रहे हो। शर्म नहीं आती? विवियन तुम्हारी सगी खून की बहन है। वो गोद लिया हुआ हो सकता है, लेकिन वो तुम्हारा भाई है। तुम अंदर से इतने ज्यादा काले और बुरे कैसे हो सकते हो, बेनालायक? मिसेज स्टर्लिंग भी उस चिल्लाने वाले ड्रामे में शामिल हो गई और मुझे गंदी गंदी गालियां देने लगी। पापा माँ प्लीज उस पर ऐसे मत चिल्लाओ, वो तो बस हम दोनों के साथ मजे कर रहा था। वो बस थोड़ा खतरनाक खेलता है। उसने अपने झूठे आंसू पोंछते हुए रोने का नाटक किया। मजाक? ऐसा भद्दा मजाक आखिर कौन करता है? वो तो हमें एकदम जान से मारने की पूरी कोशिश कर रहा था ना। वो हमें मुर्दा देखना चाहता है। विवियन भूत की तरह पीली पड़ गई और कांपते हुए कमजोरी से रोने लगी। मैं बस वहां खड़ा कांपता रहा, खून बहता रहा और मेरे खुद के माँ बाप ने मुझे इग्नोर किया। मुझे सिर्फ अंधी और बिना किसी बात की नफरत मिल रही थी। तुम सबने मुझे अपनी आंखों से उसे अंदर धक्का देते हुए देखा था। मैंने ठंड से कांपती आवाज में पूछा। मुझे पता था कि उनका रिएक्शन क्या होने वाला है, लेकिन मैं खुद को पूछने से रोक नहीं पाया। अगर ये काम तुमने नहीं किया तो फिर किसने किया? क्या मैं खुद ही पानी में कूद गई थी क्या, बेवकूफ? विवियन ने गुस्से में अपने दांत बुरी तरह से पीस लिए। मिसेज स्टर्लिंग दौड़कर कार के पास गई और वहां से 2 बहुत ही गर्म कंबल जल्दी से निकाल कर ले आई। मेरी तो एकदम वाट लगी। उसने एक कंबल विवियन को उठाया
और दूसरा उस छपरी को मैं एकदम सन था क्या? साइंस के हिसाब से ये मुमकिन है कि जिसने तुम्हें धक्का दिया वो कोई और था और जिसने तुम्हें बचाया वो बेचारा मैं खुद था। क्या दिमाग का दही, ये बस एक ख्याल था। भले ही तुमने हम दोनों को अंदर धक्का दे दिया, अगर तुम सच्चे दिल से माफी मांग लेते तो हम तुम्हें माफ कर देते। तो मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वो नौटंकीबाज गिड़गिड़ाया और अपने उस बेचारे वाले नाटक को और भी ज्यादा तगड़ा कर दिया। मैंने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि अचानक से मेरे सिस्टम की घंटी बजी, टिंग, तुम्हारा काम पूरा हो गया है। 1 मिनट क्या सच में इतना आसान था? जब तक सबको लगता था कि मैंने किया है तो मिशन पूरा माना जाता था। मेरा मूड एकदम रॉकेट की तरह ऊपर उड़ गया। छोड़ो भाई, सफाई देने में बहुत आलस आ रहा है। वहां दूर खड़ी विवियन की भावनाएं एकदम रायता बनकर पूरी तरह से फैल चुकी थीं। क्या मैं सच में इतनी बड़ी बेवकूफ थी? मैंने किसी भी चीज की कोई जांच नहीं की। मैंने उसे अपनी बात समझाने का एक मौका तक नहीं दिया। उस बड़ी सी स्क्रीन पर मेरे उस खून से लथपथ और कांपते हुए शरीर को देखकर वो भारी पछतावे में डूब गई। पूरा का पूरा परिवार वहां मौजूद था, लेकिन किसी एक भी इंसान ने मुझसे ये नहीं पूछा कि मेरा खून क्यों बह रहा है। किसी ने मुझे पट्टी तक नहीं दी, किसी ने मुझे एक तौलिया तक पकड़ाने की जहमत नहीं उठाई। मिसेज स्टर्लिंग एकदम टूटकर बैठ गईं और शांति से रोने लगी। उन्हें खुद से बहुत घिन आ रही थी। वो इतनी जल्दी बातों में कैसे आ गईं? उन्होंने सिर्फ उस डेविड की बात क्यों सुनी? वो एक माँ कहलाने के लायक बिल्कुल भी नहीं थी। मिस्टर स्टर्लिंग ने अपने हाथ बांध लिए और बहुत चिढ़े हुए लग रहे थे। क्या उन्हें सच में इतना भयानक ड्रामा करके रोने की जरूरत है? ऐसा थोड़ी है कि हमने आर्थर को मारा है और उस चोट में हमारी कोई भी गलती नहीं थी। उन्होंने उस पर यकीन क्यों नहीं किया? उन्होंने उसे एक बार बोलने तक का मौका क्यों नहीं दिया? ये स्टर्लिंग परिवार तो चारों मिलकर आधा दिमाग भी नहीं रखता है। मैं सच में बहुत बुरी तरह रो रहा हूं। चाहे आर्थर ने बाद में कुछ भी कांड किया हो, लेकिन अभी मेरा दिल उसके लिए सच में टूट रहा है। उसका इतना सारा खून बह रहा है और कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है। उसे एक छोटा सा कंबल तक नहीं दे रहे। क्या वो सच में उसके अपने सगे माँ बाप हैं? स्क्रीन पर यह जानकर कि मेरा काम पूरा हो गया है, मैंने बस अपना सिर हिलाया। ये पूरा परिवार पागल खाने के लायक है। स्क्रीन पर यह जानकर कि मेरा काम पूरा हो गया है, मैंने बस अपना सिर हिलाया। ये पूरा परिवार सच में एक पागल खाने के ही लायक है। सिस्टम हैंग। मेरे इस इग्नोर करने वाले एटीट्यूड को देखकर मिस्टर स्टर्लिंग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तुमने अपने भाई बहन को ठंडी नदी में धकेल दिया और तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आ रही है बे? उन्होंने अपना हाथ उठाया और मेरे चेहरे पर एक बहुत ही जोरदार तमाचा मारने की पूरी कोशिश की। मैं ठंड और खून बहने से चक्कर खा रहा था, इसलिए मेरा शरीर बहुत धीमा चल रहा था। जब तक मैंने बचने की कोशिश की बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन थप्पड़ पड़ने से एकदम पहले कोई तेज दौड़कर बीच में आ गया था और मिस्टर स्टर्लिंग का हाथ हवा में ही पकड़ लिया। मैंने बहुत कमजोरी से अपनी आंखें ऊपर उठाईं। वो क्लो थी सर, अपने ही सगे बेटे को इस तरह से पीटना क्या आपको सच में ये सही लगता है क्या? क्लो ने जानबूझकर सगे शब्द पर बहुत ज्यादा जोर दिया था। स्टर्लिंग परिवार का वो बच्चा बदलने वाला सारा ड्रामा एकदम बड़ी ब्रेकिंग न्यूज था। उसके लिए ये सब जानना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं था। मैं अपने खुद के बेटे को सबक सिखा रहा हूँ। तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से हटो। मिस्टर स्टर्लिंग एकदम जोर से चिल्लाए। क्लो ने बहुत ही ठंडी और गजब की हंसी हंसी। क्या आपने अपनी खुद की आंखों से देखा था उसे धक्का देते हुए? वो आपका असली बेटा कैसे है? आप उसकी एक बात पर यकीन नहीं करते, लेकिन अस्पताल की गलती से आए उस गोद लिए हुए बच्चे पर आंख मूंदकर एकदम पूरा भरोसा करते हो। वाह क्या बात है अंकल। या फिर डेविड सच में आपके किसी पुराने चक्कर का नाजायज बच्चा है? फालतू की बकवास मत करो। मिस्टर स्टर्लिंग का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया। डेविड बचपन से ही बहुत समझदार रहा है। वो कभी झूठ नहीं बोलता। आर्थर एकदम कीचड़ में पला बड़ा है। वो गवार है और गंदी आदतों से भरा हुआ है। मैं उस पर शक क्यों ना करूं? आपको पता है कि वो कीचड़ में बड़ा हुआ है। ये किसकी गलती है? क्या आपने माँ बाप होने का अपना सबसे बेसिक फर्ज भी पूरा नहीं किया? क्या घटिया माँ बाप हो यार तुम लोग, दिमाग का दही। आपको आखिर में अपना असली बेटा मिला और उसकी भरपाई करने के बजाय आप उसके साथ एकदम कचरे जैसा बर्ताव कर रहे हो। क्या यही आपका एलीट क्लास वाला बच्चों को पालने का शानदार तरीका है क्या? और आपने उस नौकरानी पर केस तक नहीं किया जिसने उन्हें बदला था। आपने उसे $10 मिलियन दिए और आपको एक अच्छा बेटा देने के लिए उसे थैंक यू भी बोला था। गजब। कोई भी इसे देखेगा तो यही सोचेगा कि वो नौकरानी आपका कोई पुराना प्यार थी। तुम अपना मुंह बंद रखो। मिस्टर स्टर्लिंग गुस्से से एकदम बुरी तरह कांप रहे थे। उसकी ये बात सुनकर खोपड़ी सटकी उनकी। क्लोई ने पीछे हटने से मना कर दिया और नदी की तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाई, क्या तुम ढक्कनों ने एक बार भी ये सोचा कि आखिर मैं घायल कैसे हुआ? वो बोली, जरा नीचे पानी के बहाव की तरफ देखो, वहां लोहे की एक बड़ी जाली लगी है और सीधी सी बात है कि विवियन बहकर उसी जाली की तरफ जा रही थी और मुझे उसे बचाने के लिए मजबूरी में उसी तरफ तैरना पड़ा जहां उस जंग लगे लोहे से कटकर मेरी ये हालत हो गई। ये बवाल सुनकर स्टर्लिंग पति पत्नी एकदम सुन्न पड़ गए। उस बंदी का लॉजिक एकदम कड़क और खौफनाक था, जिससे डेविड की हवा टाइट हो गई और वो हकलाते हुए बोला कि मैं भी तो बह गया था, मैंने ही अपनी बहन को बचाया है। उसकी ये चोट उसकी खुद की बेवकूफी का नतीजा है। तभी वो दोनों स्टर्लिंग बोले कि हमें अपने बेटे डेविड पर पूरा भरोसा है कि उसने ही विवियन की जान बचाई है। वो नल्ला मिस्टर स्टर्लिंग अपनी जिद पर अड़ा रहा और मुझे गुस्से में घूरते हुए विवियन भी बीच में टांग अड़ाकर बोल पड़ी कि मुझे भी अपने भाई पर ही पूरा यकीन है। ये सुनकर क्लोई जोर से हंसी और उसकी उस हंसी में एकदम तगड़ी बेइज्जती झलक रही थी। वो बोली, अगर ये सच में तैरने में इतना ही खराब है तो बताओ कि आखिर ये इतनी दूर तक बहकर कैसे चला गया, और अगर इसे तैरना नहीं आता तो ये पानी के तेज बहाव को चीरते हुए कोई जादू करके यहाँ तक एकदम सही सलामत वापस कैसे आ गया?
क्या स्टर्लिंग परिवार के तुम सारे लोगों का दिमाग पूरी तरह से दही हो चुका है? वो उन सब की और धज्जियां उड़ाने ही वाली थी कि तभी मैंने बीच में घुसकर उसे रोक दिया। मैंने क्लोई से शांत आवाज में कहा कि छोड़ो, जाने दो, इन बेवकूफों पर अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो। मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि ये लोग मेरी किसी भी बात पर यकीन करें, क्योंकि अगर इन्होंने यकीन कर लिया तो मेरा मिशन पूरी तरह से फेल हो जाएगा। वो बंदी बहुत ही ज्यादा तेज थी, अगर वो ऐसे ही पोस्टमार्टम करती रही तो पक्का सारी सच्चाई बाहर निकाल लेगी, और अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने वो अरबों रुपए हमेशा के लिए हार जाऊंगा, ये देखकर कि मैं उन्हें कोई भी सफाई नहीं दे रहा हूं। उस बंदी ने एक गहरी सांस ली और मुझे बहुत ही प्यार से पकड़कर अपने कैंपिंग टेंट की तरफ खींच ले गई। वो बोली, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम स्टर्लिंग परिवार में ऐसी झंड जिंदगी जी रहे हो। उसने मुझे एक मोटा और एकदम मुलायम कंबल थमा दिया, जिसे मैंने तुरंत अपने शरीर पर लपेट लिया और आराम से अपने गीले बालों को अच्छी तरह से सुखाने लगा। मैंने उससे कहा कि वो सारे के सारे एकदम ढक्कन है और मुझे उनकी घटिया सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच कहूं तो तुमने वहां मेरी बहुत तगड़ी वाली मदद की, और तुम्हारी वो बेइज्जती करने की कला सच में एकदम टॉप क्लास है। मेरी बात पर वो बंदी मुस्कुराई और मजे लेते हुए बोली, तुम्हें पता है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। मैंने पूरे सस्पेंस के साथ उसे घूरा और पूछा, क्या तुम सच में मेरी बात मान रही हो? क्योंकि मुझे पक्का यकीन था कि उसने मुझे उस लड़की की जान बचाते हुए बिल्कुल नहीं देखा था। वो बोली, जिसके पास भी काम करने वाली आंखें हैं वो साफ देख सकता है कि तुम किसी को बचाते हुए घायल हुए हो, और ऊपर से मुझे तुम्हारे अच्छे कैरेक्टर पर भी पूरा भरोसा है। उसने मेरी आंखों में आंखें डालकर एकदम सीरियस होकर ये बात कही तो मैं शॉक में बोला, मेरा कैरेक्टर? तुम्हें मेरे बारे में ऐसा क्या ही पता है जो तुम मुझ पर इतना भरोसा कर रही हो? मुझे याद भी नहीं था कि मैंने स्कूल में कभी उससे ढंग से कोई बातचीत की थी, तो आखिर उसके मन में मेरी इतनी अच्छी इमेज कैसे बन गई? वो एक पल के लिए गहराई से सोचने लगी। वो बहुत ही प्यार से बोली कि तुम दिल के बहुत अच्छे और एकदम पॉजिटिव इंसान हो। ये सुनकर मैं सुन पड़ गया, क्योंकि इस दुनिया में इतने सालों से किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया था। मेरे परिवार ने हमेशा मुझ पर झूठे इल्जाम लगाए और सिर्फ मेरी बेइज्जती ही की है। भले ही मैं ऊपर से बहुत सख्त लौंडा दिखता था, लेकिन फिर भी अंदर से मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगता था। उनकी ये सारी बातें कभी कभी मुझे अंदर तक तोड़ देती थी, और ये मेरी जिंदगी का पहला मौका था जब किसी ने मुझ पर ऐसे आंख मूंद कर एकदम पक्का वाला भरोसा किया था। मेरा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया और मुझे एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। तभी क्लोई ने पता नहीं कहां से फर्स्ट एड किट निकाल ली, जिसमें सारा जरूरी सामान पहले से मौजूद था। वो बंदी बोली, इधर आओ, मैं तुम्हारे हाथ की गहरी चोट ठीक कर देती हूँ। मैं एक पल के लिए एकदम चुप रहा और फिर मैंने अपना वो खून से लथपथ हाथ उसके आगे कर दिया। वो बहुत ही प्यार और आराम से मेरा इलाज कर रही थी और हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब बैठे थे। उसके उन एकदम गुलाबी और कातिलाना होठों को देखकर मुझे स्कूल का वो कांड याद आ गया, जब स्कूल के फोरम पर लोग उसके बारे में गॉसिप कर रहे थे कि क्लोई के होंठ सच में एकदम बवाल हैं, और अगर उससे एक किस मिल जाए तो उसके बाद मरना भी एकदम पैसा वसूल होगा। वो एकदम कतई जहर होंठ इस वक्त मेरे चेहरे से मुश्किल से 4 इंच की दूरी पर थे और मेरा तो गला ही सूखने लगा। लेकिन फिर मैंने अपना सिर जोर से झटककर खुद को होश में लाया और मैंने खुद से कहा कि ओ भाई, थोड़ा शांत हो जा। तुझे असली दुनिया में अपने दादाजी की जान बचाने के लिए वो सारे के सारे अरबों रुपए वापस लेकर जाने ही होंगे। तू यहाँ इस घटिया जगह पर कोई हाई स्कूल रोमांस बिल्कुल शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि सिस्टम की दी हुई उस पूरी स्क्रिप्ट में क्लोई को डेट करने के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा था। अगर मैं गलती से भी उस बंदी पर फिदा हो गया तो कहानी पूरी तरह से पटरी से उतर जाएगी। इसलिए मैंने ये पक्का फैसला कर लिया कि मुझे इस कांड को यहीं रोकना होगा, और मैंने उसे अपने आप से दूर करने की एकदम ठान ली। जैसे ही उसने मेरी पट्टी पूरी की, उसने जादू से एक ड्रायर निकाला और मेरे बालों को सुखाने के लिए वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन मैंने तुरंत वो उसके हाथ से छीन लिया और टशन में बोला, मैं खुद कर लूंगा। ये देखकर वो थोड़ी हैरान रह गई और रुक गई। मैंने पूछा कि तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? सच सच बताना, क्या तुम मुझ पर लट्टू हो गई हो? मैंने एकदम भौकाल के साथ बहुत ही सीधा और बदतमीजी वाला सवाल उस पर दाग दिया, जिसे सुनकर क्लोई पूरी तरह से सन्न रह गई। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसे सीधा और खूंखार हमला करूंगा। उसने पलटकर पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें पसंद करूं? थोड़ी देर एकदम सन्नाटा छाने के बाद उसने अपना सिर झुकाया और बहुत ही धीरे से फुसफुसाते हुए कुछ कहा। मैंने एक गहरी सांस ली और अपनी आवाज को एकदम भारी और घमंड से भरा हुआ बनाते हुए उससे बोला कि नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टर्लिंग परिवार बहुत ही टॉप क्लास का खानदान है। भले ही मैं उनका चहेता बेटा नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने ये पक्का सोच रखा है कि मैं अपने ही लेवल की किसी बहुत अमीर और एकदम रईस खानदान की लड़की से ही शादी करूंगा। ये पैसे के लालची वाला बहाना बहुत ही हल्का और घटिया था, लेकिन फिर भी एकदम सच्चा लग रहा था, और मुझे पक्का यकीन था कि इसे सुनकर क्लोई के दिल में मेरे लिए नफरत भर जाएगी। क्लोई की आंखों में एक पल के लिए उदासी साफ नजर आई, लेकिन अगले ही पल उसने मुझे देखकर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान दी और बोली, चलो फिर तो ये बहुत ही अच्छी बात है। हम दोनों सिर्फ क्लासमेट हैं और इससे ज्यादा हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मैं एकदम सुन पड़ गया। मुझे लगा था कि क्लोई जैसी तीखी जुबान वाली लड़की मुझ पर बुरी तरह से भड़क जाएगी। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसे वसंत की हवा की तरह एकदम प्यार से मुस्कुराएगी। तो मैं हकलाते हुए बोला, हाँ ये बहुत सही है। और अचानक मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब लगने लगा था। तभी मुझे खुद पर गुस्सा आया कि मैं कितना बड़ा ढक्कन हूँ। एक इतनी कतई जहर लड़की ने मेरे पूरे परिवार के सामने मेरी इज्जत बचाई और मैं उसी के सामने पैसों का लालची बनकर हवाबाजी कर रहा हूँ। फोरम पर लौंडे लिख रहे थे कि अगर इसे ये बंदी नहीं चाहिए तो मैं इसे रख लूंगा। लड़कों, अपनी कीबोर्ड तैयार रखो, हम सुबह होने से पहले ही हमला करेंगे। भले ही उसने ऐसा कहा, लेकिन मुझे लग रहा था कि वो बंदी सच में मेरे प्यार में पूरी तरह लट्टू हो गई है। वो बाकी सबकी सरेआम धज्जियां उड़ाती है, लेकिन मेरे साथ एकदम प्यार से पेश आती है। दूसरी तरफ एक शानदार पेंट हाउस में लिली अपने दोनों हाथ बांधे गुस्से में आग बबूला हो रही थी। वो क्लोई से बोली, देखा, मैंने कहा था ना कि एक गरीब लड़की बनने का ये फालतू नाटक काम नहीं आएगा। उसे सच में हैसियत और अमीरी से फर्क पड़ता है। अगर तुमने उसे ये बता दिया होता कि तुम एक अरबों डॉलर वाले बहुत बड़े साम्राज्य की इकलौती मालकिन हो, तो वो लौंडा तुम्हें उसी पल पक्का अपनी बंदी बना लेता।
इस बात पर क्लोई ने गुस्सा करते हुए कहा, उसके बारे में ऐसे मत बोलो, मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो ऐसा लालची इंसान बिल्कुल भी नहीं है। लिली ने आंखें घुमाई और बोली, मेरी बेस्ट फ्रेंड हर चीज में एकदम खतरनाक और जीनियस है, लेकिन प्यार के मामले में इसका एकदम दिमाग दही है। जब भी इस लौंडे की बात आती है तो ये पूरी तरह से अंधी हो जाती है। और उधर मेरी पुरानी यादों में मैं भी इस बात को लेकर एकदम सुन्न था, क्योंकि जब मैंने पहली बार ये नॉवल पढ़ी थी तो मुझे कभी पल्ले नहीं पड़ा कि आखिर क्लोई मुझ पर कैसे लट्टू हो गई, जबकि कहानी के हिसाब से डेविड सबसे बवाल और धांसू हीरो था। टेंट में अपने बाल सुखाते हुए मैंने उसे बहुत हैरानी से देखा और पूछा कि आज मेरी मदद करके क्या तुमने डेविड से पंगे लेकर उसे अपना सबसे बड़ा दुश्मन नहीं बना लिया है। क्लोई ने अपना सिर तक ऊपर नहीं उठाया और बोली, तो क्या हुआ, मुझे वो कौन सा बहुत पसंद है। ये सुनते ही मेरी तो एकदम हवा टाइट हो गई और मैंने कहा कि तुम डेविड को बिल्कुल पसंद नहीं करती हो, वो हमारे पूरे स्कूल का सबसे तगड़ा लौंडा है और लड़कियां उसके पीछे एकदम पागलों की तरह घूमती हैं। तो वो बोली सिर्फ इसलिए कि बाकी सबकी पसंद एकदम कचरा है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी भी होगी। मुझे उस डेविड जैसे चालाक और दोगले लोगों से एकदम सख्त नफरत है। सिर्फ खुद को उस डेविड के साथ सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। ये उसके लिए बहुत डरावना था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो उससे खास वजह से नफरत करती थी। वो बोली, क्योंकि वो हमेशा तुम्हें बिना बात के परेशान करता है। मैंने पूरे स्वैग में सिर हिलाते हुए कहा, कड़क, आखिरकार इस पूरी मनहूस दुनिया में मुझे कोई एक तो समझदार और सही इंसान मिल ही गया। मेरे बाल सूखे देखकर क्लोई ने मुझे साफ और एकदम आरामदायक कपड़े दिए और बोली कि अभी के लिए ये पहन लो। बंदी मेरी फिक्र कर रही थी, मेरा दिल एकदम गार्डन हो गया। उसने टेंट के बीच में पर्दा खींचकर उसे आधा बांट दिया और बोली, उस तरफ जाकर बदल लो। मैंने उन कपड़ों को देखा और फिर उसे देखा, मैं उस पर फिदा था। मैं मन ही मन सोच रहा था, क्या ये बंदी एक दिन की ट्रिप के लिए शॉपिंग मॉल पैक करके लाई है। उधर टेंट के बाहर डेविड गुस्से में जल भुन रहा था। जब से क्लोई ने आके मेरे लिए स्टैंड लिया था और मुझे बचाया था, तब से उस छपरी के घमंड की बुरी तरह से धज्जियां उड़ रही थीं। क्लोई हमारे स्कूल की सबसे कतई जहर और खूबसूरत बंदी थी। अगर उसकी जबान इतनी कड़वी ना होती तो उसके आशिकों से पूरा फुटबॉल स्टेडियम भर जाता। बॉस डेविड अंदर ही अंदर मानता था कि वो भी उस पर लट्टू है, बस थोड़ा सा वो स्टर्लिंग खानदान का इकलौता वारिस था और उसका अलग लेवल का भौकाल था। उसकी किस्मत में किसी अमीर खानदान की राजकुमारी से शादी करना लिखा था, पर क्लोई जिस तरह से उसे एकदम इग्नोर मारती थी, वो चीज उसे पूरी तरह से पागल कर देती थी। उसका दिमाग एकदम सुन्न पड़ जाता था। उसे तो लड़कियों के आगे पीछे घूमने की आदत थी, पर क्लोई उसे ऐसे ट्रीट करती थी जैसे वो कोई कचरा हो और उसकी कोई औकात ना हो, एकदम दो कौड़ी का नूब। वो अक्सर इन बातों को इग्नोर कर देता था, पर आज उसने मुझे बचाने के लिए सरेआम उसकी तगड़ी वाली बेइज्जती कर दी थी और ये बात डेविड को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। क्या वो मुझ पर फिदा है? डेविड के घमंडी दिमाग में ये बात चल रही थी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि क्लोई उसे पसंद नहीं करती। बात बस इतनी सी थी कि उसने अभी तक उसे पटाने की कोशिश नहीं की थी। अगर वो थोड़ा सा जोर लगाता तो वो पल भर में उसकी पालतू कुतिया बन जाती, एकदम भैंस की आंख। वो मन में बोला, मेरी जान जो मुझे चाहिए वो मैं ले लेता हूं, तू मेरी बराबरी नहीं कर सकता। डेविड मुझे बुरी तरह से भड़का हुआ देखना चाहता था। वो स्वैग और कॉन्फिडेंस के साथ क्लोई के टेंट की तरफ बढ़ा और मन में बोला, क्लोई, मैं तुझे अपना दीवाना बनाकर रहूंगा। अंदर जाकर उसने सिर्फ क्लोई को देखा, उसे लगा मैं कट लिया हूं। क्लोई ने उसे एकदम ठंडी और कातिलाना नजरों से घूरा और गुस्से में बोली कि तू यहाँ मेरे टेंट के अंदर क्या कर रहा है, बेऔकात में रह। उसका ऐसा खतरनाक एटीट्यूड देखकर डेविड ने तुरंत अपना सबसे तगड़ा वाला हथियार निकाला और एकदम मासूम और बेचारी पिल्ले जैसी शक्ल बना ली, ताकि बंदी का सख्त दिल थोड़ा सा पिघल जाए। बॉस वैसे नॉर्मली उसकी ये घटिया शक्ल देखकर उसके घरवाले और दोस्त पिघलकर उसे पुचकारने लगते थे, लेकिन क्लोई ने कड़क आवाज में पूछा, तू बार बार अपनी आंखें क्यों झपका रहा है बेढक्कन? क्या तेरी आंखों में कोई इन्फेक्शन हो गया है? अगर बीमार है तो चुपचाप किसी हॉस्पिटल चला जा, ये मेरा टेंट है, कोई क्लिनिक नहीं। क्लोई ने रायता फैलाकर झल्लाते हुए कहा। एकदम डेविड की तो हवा टाइट हो गई अपनी पूरी जिंदगी में। उसने किसी से ऐसी बेइज्जती नहीं झेली थी, और वो भी किसी लड़की के मुंह से तो बिल्कुल भी नहीं सच में। पर उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया और सोचा कि वो अभी मेरे असली रूप को नहीं जानती। एक बार बात हुई तो सख्त लौंडा पिघल जाएगा। फिर वो बोला, मैं तो बस तुम्हें देखने आया था। डेविड ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा कि मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि उसे चोट लगी थी। बंदी बोली, तुझे पता था कि उसे चोट लगी है, पर तूने एक कंबल या पट्टी तक नहीं लाई। तू बस यहाँ खाली हाथ आ गया ताकि कोई बड़ा महात्मा बन सके। अगर तुझे ये सब फालतू का नाटक ही करना है तो कम से कम अपने सस्ते प्रॉप्स पर थोड़ा तो पैसा खर्च कर ले भाई। क्लोई ने बड़ी ही बेरहमी से उसके घटिया नाटक की धज्जियां उड़ा दी। डेविड की बोलती बंद हो गई और उसका पूरा चेहरा शर्म से सफेद से लाल और फिर हरा हो गया। तू कहता है कि तू मुझे देखने आया था, पर तू कुछ भी नहीं लाया। मेरी नजरों के सामने से दफा हो जा, तू एकदम घटिया नीच इंसान है। क्लोई ने बिना किसी दया के एकदम कड़क ऑर्डर दिया। पर्दे के पीछे खड़े होकर मुझे हंसी रोकने के लिए अपना मुंह छुपाना पड़ा था ताकि मैं जोर से ठाके न मार दूं। मुझे पता था कि क्लोई की जुबान बहुत तेज है, पर यह तो सरेआम उसकी शब्दों वाली मौत थी। भाई एकदम बवाल कर दिया। वो सच में मेरे अंदर के गुस्से को एकदम परफेक्ट तरीके से बाहर निकाल रही थी। डेविड उसकी बातों से पूरी तरह से इतना जलील हो गया था कि पूरे 30 सेकंड तक उसका सिस्टम हैंग हो गया था। आखिरकार उसने सोच लिया कि यहां से कल्टी मारना ही सबसे सही रहेगा। वो बोला, ठीक है, अगर मैं यहां तुम्हें पसंद नहीं हूं तो मैं जा रहा हूं। उसने अपनी आंखों में जबरदस्ती आंसू लाते हुए कहा, पर क्लोई पर उसके इस रोने धोने का कोई असर नहीं हुआ। वो बोली, बाकी लोग अंधे हो सकते हैं, पर मैं साफ देखती हूं कि तू अंदर से कितना फेक और घटिया है। निकल यहां से चलती फिरती बीमारी। तूने मुझे क्या कहा? डेविड की आंखें डर और एकदम सदमे के मारे पूरी तरह से फट गईं। आज तक किसी ने भी उसकी ऐसी भयानक बेइज्जती नहीं की थी। क्लोई ने एकदम उसकी आंखों में घूरते हुए एक एक शब्द चबाकर कहा,
मैंने तुझे कचरा कहा है बे? क्या तुझे मेरी बात एकदम साफ सुनाई दी? बहुत बढ़िया, अब यहाँ से फूट ले। ठीक उसी वक्त मैंने अपने कपड़े बदल लिए थे और फिर मैं पर्दे के पीछे से पूरे स्वैग में बाहर आ गया। मुझे क्लोई के दिए हुए कपड़े पहने देखकर डेविड के अंदर जलन की ऐसी आग भड़की कि उसका बचा खुचा दिमाग भी जलकर राख हुआ। वो सोचने लगा कि साला इसे उसके कपड़े पहनने को क्यों मिल रहे हैं। जब क्लोई ने मुझे देखा तो उसका पूरा एटीट्यूड एक झटके में बदल गया, एकदम जैसे किसी ने कोई स्विच ऑन कर दिया हो। वो अपनी जगह से उठी और उसकी आवाज़ अचानक से बहुत प्यार भरी और मीठी हो गई। क्या तुम्हें अभी भी बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है? क्या तुम्हें एक और जैकेट चाहिए? मैंने हंसते हुए कहा, नहीं मैं एकदम ठीक हूँ, ये काफ़ी गर्म है। थैंक्स यार। डेविड को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सीने में एक जंग लगा चम्मच घोंप दिया हो। वो मन में रोते हुए बोला, इसे तो चेहरे बदलने का जादू आता है। ये चुड़ैल मुझे किसी जहरीले कचरे की तरह ट्रीट करती है। और इस छपरी को किसी नाजुक से राजकुमार की तरह वो पूरी तरह से अपना आपा खो बैठा और जोर से चिल्लाया, तुम मेरे साथ ऐसा घटिया बर्ताव क्यों करती हो?